गाइस, तो आज हम लोग जो है एस ब्लॉक स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना। और एस ब्लॉक जो पढ़ेंगे हम लोग वो बिल्कुल एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की बिल्कुल लाइन टू लाइन एकदम पढ़ेंगे। लाइन टू लाइन पढ़ने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम आपको उसको रीडिंग करवाएंगे बच्चों के तरीके से कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, नहीं बेटा, हम इसकी जितनी छोटी छोटी बारीक से बारीक चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। जब वीडियो एंड होगा तब आप लोगों को समझ में आएगा कि आप लोगों ने एनसीईआरटी की हर लाइन को बड़ी गहराई के साथ पढ़ लिया है और बड़ी गहराई के साथ समझ लिया है। आपसे रिक्वेस्ट बेटा ये है कि पहले पूरा वीडियो देखना, बाद में एनसीईआरटी को रीड करना, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्लियर नहीं क्लियर? एनसीईआरटी को बिल्कुल नए तरीके से पढ़ेंगे। क्लियर? एनसीईआरटी को अंडरलाइन नहीं करेंगे, एनसीईआरटी को ही समझेंगे, उसकी लाइन टू लाइन को समझेंगे, एक एक बारीक से बारीक चीजों को समझेंगे यहाँ पे। क्योंकि एग्जाम अपना ऐसा आ रहा है कि एनसीईआरटी की बहुत छोटी छोटी चीजें जो है उसमें हम लोग देखने को मिल जाती हैं। क्लियर नहीं क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे एस ब्लॉक पढ़ रहे हैं और आज का लेक्चर जो होगा वो एस ब्लॉक में बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होगा जहां से एस ब्लॉक एनसीईआरटी में दे रखा है। पहले फर्स्ट पेज को पूरे को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद फिर जो हेडिंग्स एनसीईआरटी में उसी हेडिंग वाइज हम यहाँ पर आगे चलेंगे ताकि आप लोगों को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सारी चीजों को ऐसे अरेंज कर दिया है, ठीक है। दूसरी बात बेटा, जिन बच्चों को नोट्स चाहिए वो लोग जो है हमारे इसी यूट्यूब चैनल का नाम से ही एक चैनल है केमिकली साकिब, जो टेलीग्राम पे है। तो टेलीग्राम पे जाए, टेलीग्राम पे हैंड रिटन नोट्स आपको वहां प्रोवाइड हो जाएंगे। यहां चीजों को आप समझे, पॉइंटर्स में यहां पे हम लोग बात करेंगे। क्लियर नहीं क्लियर? चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक, हम लोग पढ़ते हैं एस ब्लॉक, ठीक है ना। एस ब्लॉक, ठीक है ना। एस ब्लॉक पढ़ते हैं। ठीक, एस ब्लॉक को पढ़ने में सबसे पहले बात ये आती है कि सर इसे एस ब्लॉक कहते क्यों हैं। तो एस ब्लॉक में वो एलिमेंट्स आते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिट में एंटर करता है। पहली बात देखो, हम लोगों ने पढ़ा होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन एस ऑर्बिट, ठीक है। बिल्कुल हम लोग एनसीईआरटी की लाइन ही लेंगे और एनसीईआरटी की ही बात करेंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हमारे पास पूरे पीरियोडिक टेबल है उसको 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक, तो जिसमें देखो जितने भी एलिमेंट है उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया गया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिट में पड़ रहा है तो उसे हम कह देंगे वो एस ब्लॉक का है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिट में पड़ रहा है तो उसे हम बोल देंगे डी ऑर्बिट का है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास पी में पड़ रहा है तो उसे बोलेंगे पी ब्लॉक का है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में एंटर कर रहा है तो उसे बोलेंगे एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। तो एफ जो ब्लॉक्स हैं उनको डिवाइड करने का तरीका ही ये है कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां भी एंटर हुआ उसको उसी ब्लॉक में हमने दे दिया। आप लोगों ने मालूम होगा ऑर्बिट 4 होते हैं, एस, पी, डी एंड एफ। इसी हिसाब से 4 ही ब्लॉक बने। कौन कौन से बने? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ गई? तो हम लोग एस ब्लॉक को एस ब्लॉक क्यों बोलते हैं? क्योंकि एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करता है बेटा? एस ऑर्बिट में एंटर करता है। ठीक, नेक्स्ट बात हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, जो हमारे पास एस ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक में कितने ग्रुप हो सकते हैं? तो जब हम एस ब्लॉक की बात करेंगे तो बेटा एस ब्लॉक ये होता है, एस ब्लॉक में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं। इसलिए इसमें 2 ग्रुप बन जाते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ग्रुप और एक को हम लोग बोलते हैं सेकंड ग्रुप। पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला और दूसरा ग्रुप जो होता है वो एस ब्लॉक के होते हैं। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि पी में, जो पी ब्लॉक है उसमें कितने ग्रुप हैं, तो पी में देखो कितने इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो सकते हैं। जो पी होता है यहीं पे बता दे रहे हैं, जैसे हमारे पास पी ये होता है, पी ऑर्बिट ये होता है, ठीक है। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो रहे हैं चेक करके बताओ। देखो 2, 2, 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं। जो पी ब्लॉक होता है उसमें 6 ग्रुप होते हैं। जरा गिन लेना, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 13 से लेके 18 तक वो पी ब्लॉक में होते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो पी ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं? 6 होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें 6 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं। एस ब्लॉक में कितने ग्रुप हो सकते हैं? 2, क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और जरा देखते हैं। अच्छा, फर्स्ट ग्रुप को हम लोग क्या नाम देते हैं? देखो हमारे पास जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप को हम लोग नाम देते हैं एल्कली मेटल। देखो लाइन बाय लाइन बात करेंगे, बिल्कुल आपको मजा आने वाला है, कुछ भी चीज स्किप नहीं होगी।
आप लोग जितना हम पढ़ा रहे हैं पॉइंटर्स के तौर पे अगर लिखना चाहो यहां लिख लो, या टेलीग्राम पे जाके हमारे नोट्स डाउनलोड कर लो, वो आपको मिल जाएंगे। क्लियर नहीं क्लियर? पॉइंटर्स के तौर पे वहां पे भी मिलेंगे, आप उसे याद भी कर सकते हो अच्छे तरीके से, अच्छी लैंग्वेज में भी हमने लिखा हुआ है, ठीक है। बट अगर लिखना चाहते हो तो यहीं पर भी इसे पॉइंट के फॉर्म में लिखते चलेंगे और नोट्स अपने प्रॉपर बनाते चलेंगे। क्लियर नहीं क्लियर? बाकी इसको पढ़ने के बाद जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो मजा आएगा। क्लियर? अच्छा, इसको एल्कली मेटल क्यों बोलते हैं? फर्स्ट ग्रुप वाले को हम लोग एल्कली मेटल बोलते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, उनको हम एल्कली मेटल बोलते हैं। क्यों सर एल्कली मेटल बोलते हैं? उसकी वजह यह होती है कि इस जो फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं, फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं, वो पानी के साथ एल्कली बनाते हैं। पानी के साथ क्या बनाते हैं? एल्कली बनाते हैं। क्या नाम है? क्या बनाते हैं बेटा? एल्कली। ये देखो एल्कली बन गए, ठीक है। अच्छा सर, एल्कली किसे कहते हैं? हमारा यही नहीं समझ में आता है, एल्कली किसे कहते हैं? तो बेटा जी, एल्कली उसे बोलते हैं जो बेस पानी में डिसॉल्व हो जाए, पानी में घुल जाए, उन्हें हम लोग एल्कली बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो हम लोग फर्स्ट ग्रुप के जो मेटल होते हैं उनको एल्कली मेटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि फर्स्ट ग्रुप के जितने भी मेटल होते हैं वो पानी के साथ एल्कली बनाते हैं और स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन नेचर में होते हैं, मतलब उनका एल्कलाइन नेचर बहुत ज्यादा होता है। क्लियर? रीजन समझ में आए? कोई तुमसे पूछे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को एल्कली क्यों बोला जाता है, हम लोग बोलेंगे कि जितने भी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं वो पानी के साथ एल्कली बनाते हैं, इसीलिए उसको एल्कली मेटल्स बोल देते हैं, जो कि स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन इन नेचर होते हैं। क्लियर? बिल्कुल एनसीईआरटी की बातें उठा रहे हैं, बिल्कुल मजा आएगा बेटा पढ़ने में। क्लियर? चलिए, अच्छा ये हम लोगों ने समझ लिया। अच्छा, हमारे पास जो सेकंड ग्रुप है, जो सेकंड ग्रुप है उसे हम लोग क्या बोलते हैं सर? जो हमारे पास सेकंड ग्रुप है, जो हमारे पास सेकंड ग्रुप है उसे क्या बोलते हैं? जो हमारे पास सेकंड ग्रुप है सर, इसे बोलते हैं एल्कलाइन, एल्कलाइन अर्थ मेटल, अर्थ मेटल। ठीक है, अब इतना बड़ा इसका नाम क्यों रख दिया गया? ठीक, देखो जरा समझना, जो हमारे पास सेकंड ग्रुप के, जो सेकंड ग्रुप के ऑक्साइड एंड हाइड्रा ऑक्साइड होते हैं, हाइड्रा ऑक्साइड, ये सब के सब एल्कलाइन इन नेचर के होते हैं। ठीक है ना, ध्यान देना, जो सेकंड ग्रुप के, सेकंड ग्रुप कौन सा? बेरिलियम वाला। सेकंड ग्रुप जो होते हैं, सेकंड ग्रुप के जो ऑक्साइड एंड हाइड्रा ऑक्साइड होते हैं, सबके सब कैसे होते हैं? एल्कलाइन इन नेचर होते हैं। और सबके सब जो होते हैं वो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, कौन पाए जाते हैं? ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, जिसकी वजह से अर्थ क्रस्ट जो होती है हमारे पास वो एल्कलाइन हो जाती है। अगर पूछा जाए अर्थ क्रस्ट जो होती है उसका एल्कलाइन नेचर किसकी वजह से होता है, तो हम कहेंगे सेकंड ग्रुप के ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड की वजह से। तो इसीलिए जो सेकंड ग्रुप है उसका नाम क्या दे दिया गया? देखो, उसके ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड एल्कलाइन थे, इसलिए एल्कलाइन दे दिया गया। चूंकि अर्थ में पाए जाते थे इसलिए अर्थ कह दिया गया, और मेटल तो वो है ही है, तो इसलिए उसका नाम हो गया एल्कलाइन अर्थ मेटल। बिल्कुल, देखो बेटा, ये नाम जो होता है, नामकरण जो होता है, वो किसी के लक्षण देख के किया जाता है ना, कि क्या ये शो कर रहा है, इसके क्या लक्षण है। पूछा गया फर्स्ट ग्रुप का नाम कैसे रखा गया, हमने कहा उसके एलिमेंट देख लिए गए, एलिमेंट पानी के साथ एल्कली बना रहे थे, हमने कहा एल्कली मेटल हो गए। हमने पूछा सेकंड ग्रुप का नाम क्यों रखा गया एल्कलाइन अर्थ मेटल, हमने कहा ध्यान देना, इसके एलिमेंट नहीं, इसके ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड वो क्या होते हैं? एल्कलाइन नेचर में होते हैं, और कहां पाए जाते हैं? अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया बेटा? एल्कलाइन अर्थ मेटल। अच्छा, अगर हम बात करें बेरिलियम की, अगर हम बात करें सर बेरिलियम की, बेरिलियम क्या है? क्या बेरिलियम एल्कलाइन अर्थ मेटल है? तो सर बेरिलियम जो है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो बेरिलियम का ऑक्साइड होता है, जो बेरिलियम का ऑक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक होता है। कैसा होता है बेटा? एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक का मतलब इसका नेचर एल्कलाइन भी होगा और हमारे पास एसिडिक भी होगा। तो देखो, इसका नेचर ही जब हमारे पास एल्कलाइन और एसिडिक दोनों हो सकता है, तो इसलिए इसको सिर्फ एल्कलाइन कहना अच्छी बात नहीं है, तो इसलिए इसको एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं कहते। अब क्वेश्चन बड़ा सिंपल पूछ लिया जाता है कि सेकंड ग्रुप के एलिमेंट गिनाओ। तुमने सेकंड ग्रुप के एलिमेंट गिनाए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, सबकी बात कर ली, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एल्कलाइन अर्थ मेटल के सारे एलिमेंट गिनाओ, सारे मेटल गिनाओ, तो बेरिलियम काउंट नहीं करोगे, उसमें मैग्नीशियम से स्टार्ट करोगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्लियर नहीं क्लियर? तो आपको यह समझ में आ गया, दो ग्रुप होते हैं और दोनों ग्रुप के अलग अलग नाम होते हैं, और दोनों का अलग अलग नाम किस वजह से रखा गया यह भी आपको मालूम चल गया। क्लियर? बहुत अच्छी बात है। चले बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक, अच्छा
अब जरा हम बात करते हैं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की। जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है उसमें कौन कौन से होते हैं? देखो फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन पाया जाता है? एक तो होता है लिथियम, फिर होता है सोडियम, फिर होता है पोटेशियम, फिर होता है रुबिडियम, फिर होता है सीजियम, फिर होता है फ्रांचियम। इतने सारे एलिमेंट हैं, ठीक है। अब इसकी अबंडेंस की बात करें कि कौन कितनी मात्रा में पाया जाता है, कौन कितना पाया जाता है, तो इस पूरे ग्रुप में सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो अबंडेंट होते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम जो होते हैं बेटा वो अबंडेंट होते हैं। कहते हैं क्या होते हैं बेटा? अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब क्या होता है कि ये बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और इन दोनों भी, जो सोडियम होता है वो अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा अबंडेंट होता है। लिखते चलिएगा बेटा, पॉइंट बैठते चलिएगा कि सोडियम जो होता है वो अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा अबंडेंट होता है। सोडियम और पोटेशियम की बात करें बेटा, सोडियम और पोटेशियम की बात करें, उनको हम अबंडेंट लिखते हैं, ठीक है। रही बात लिथियम की, रही बात रुबिडियम की, रही बात सीजियम की, अगर इन तीनों की बात करें तो इनकी अबंडेंस लोअर होती है, कम होती है। ये होते हैं लोअर, ठीक है, लोअर अबंडेंस। जो एनसीईआरटी लैंग्वेज लिख रही है उस लैंग्वेज को भी हम कोड कर रहे हैं। जो एनसीईआरटी लैंग्वेज लिख रही है उस लैंग्वेज को भी हम कोड कर रहे हैं। अच्छा, पूछा जाए सोडियम कितना पाया जाता है? 2.27% बाई वेट पाया जाता है सर, ये बाई वेट। क्लियर नहीं क्लियर? और पोटेशियम कितना पाया जाता है बेटा? 1.4 के आसपास पाया जाता है। 1.4 के आसपास पाया जाता है। 1.84 सॉरी 1.84% बाई वेट के आसपास पाया जाता है। क्लियर नहीं क्लियर? तो अब आपको यह चीज मालूम चल गई कि इस पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन है। सबसे ज्यादा अबंडेंट सोडियम पोटेशियम होते हैं। उसमें भी सोडियम जो होता है पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा अबंडेंट होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में यही पाया जाता है। अबंडेंट का मतलब यही होता है। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, लिथियम, रुबिडियम, सीजियम की बात की जाए तो उनकी अबंडेंस कम होती है, लोअर अबंडेंस होती है। लेकिन अगर फ्रांशियम की सर हम बात करना चाहें तो फ्रांशियम के बारे में एक रोचक बात हमें यह पता चलती है कि फ्रांशियम रेडियो एक्टिव होता है। और जो रेडियो एक्टिव होता है वो हमारे पास जो होता है उसकी अबंडेंस क्या ही बात करें यार, वो धीरे धीरे करके डिके होता चला जाता है। डिके का मतलब समझ में आ रहा है? अरे कहीं पे कुकुर बिलार देखा है? कुत्ता बिल्ली, कुकुर बिलार का मतलब कुत्ता बिल्ली देखा है? रोड साइड पड़ा रहते हैं। एक दिन जाओ पूरा मिलेगा, दूसरे दिन जाओ घट के कम हो जाता है, फिर कम होगा, फिर कम होगा, फिर कम, थोड़े दिन बाद खत्म। समझ में आ रहा है? वो डिके हो रहे होते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? वैसे ही फ्रांशियम भी डिके होता है। बात समझ में? अबे ये मत कह देना कि सर ने बताया था कुत्ता बिल्ली रेडियो एक्टिव होता है। पता लगा कहीं कहीं गए और पढ़ने बताया कि साकिब सर ने बताया है कि कुत्ता और बिल्ली में रेडियो एक्टिव होता है। वो सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। कुछ बच्चे जस्ट 11th पास, जस्ट 10th पास करके ये तो पढ़ रहे हैं इसमें, जैसे आदित्य मिश्रा हमारे हैं, ठीक है, वो जस्ट 10th पास करके पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी तो बताना जरूरी है कि डिके क्या होता है। तो डिके का मतलब धीरे धीरे करके टूट टूट के खत्म हो जाना। वैसे ही फ्रांशियम जो होता है वो टूट टूट के धीरे धीरे खत्म होता रहता है। इसका मतलब ये क्या हुआ सर? रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव क्या होता है, कैसे होता है, ये चैप्टर में आगे पढ़ेंगे या फिजिक्स वाले चैप्टर में भी आप लोग पढ़ सकते हो। क्लियर नहीं क्लियर? इसको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव। इसमें लगातार अल्फा बीटा गामा सब जो है रेस निकलती रहती है और धीरे धीरे ये कम होता रहता है। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, फ्रांशियम है तो फ्रांशियम को कोई आइसोटोप बताओ। इसका लॉन्गेस्ट लिव्ड, लॉन्गेस्ट सबसे ज्यादा जिंदा रहने वाला, लॉन्गेस्ट लिव्ड जो आइसोटोप होता है, जो लॉन्गेस्ट लिव्ड आइसोटोप है, आइसोटोप होता है वो बेटा हमारे पास होता है फ्रांशियम 223, फ्रांशियम Fr223, फ्रांशियम 223 होता है। और सर इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो सिर्फ और सिर्फ 21 मिनट होती है, सिर्फ और सिर्फ 21 मिनट होती है। क्लियर नहीं क्लियर? ये सारी बातें हम लोगों ने यहां पे पढ़ ली, एक एक करके डिस्कस। बेटा आप लोग घबराए नहीं, एनसीईआरटी की ईच एंड एवरी लाइन, ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी अल्फाबेट यहां पे डिस्कस किया जाएगा और आपको एक एक चीज बड़े मस्त तरीके से समझ में आएगी। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे बार बार हम यही करते हैं कि सर एनसीईआरटी को रटने मत बैठना, अपने हैंड रिटन नोट्स को याद करिएगा। जब मेमोराइज करने की बात आए तो हैंड रिटन नोट्स को ही मेमोराइज करिएगा। अगर आपने एनसीईआरटी रटना शुरू कर दी सर वो रट नहीं पाएंगे। एनसीईआरटी एक बार रटोगे, एक हफ्ते बाद भूल जाओगे, आपको नहीं मजा आएगा। लेकिन अपने लिखे हुए नोट्स अगर आपने रट लिए ना तो ये आपको बहुत आगे तक याद कर देंगे, एग्जाम के बाद तक याद रहेंगे।
क्लियर नहीं क्लियर? रिवाइज जब करिएगा इन्हीं नोट्स को करिएगा, लेकिन एनसीईआरटी को रीड जरूर करते रहिएगा। पहले नोट्स को पढ़िएगा, जो हम लिखवा रहे पॉइंट्स में, जो आपने मेरे नोट्स वहां से डाउनलोड किए उनको आप लोग रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, फिर एनसीईआरटी पढ़िएगा। देखिएगा कितना मजा आता है आपको एनसीईआरटी पढ़ने में। आपको लगेगा यार एनसीईआरटी ऐसी होती है, तब मजा आएगा। क्लियर? लिटरली बता रहे, लिटरली, ठीक है, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। क्लियर? चले बेटा, इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो बेटा। क्लियर? चलो बेटा फटाफट इसे बता दे रहे हैं। आप लोग पॉइंटर्स में भी अगर करना चाहे तो पॉइंटर्स में भी कर सकते हैं, ठीक है? चले सर। अच्छा, अगर हम सेकंड ग्रुप की बात करें तो सेकंड ग्रुप में हमारे पास कौन से? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और हमारे पास ये आ रहे हैं, ठीक। अच्छा सर, इनमें अगर देखा जाए वही बात आ गई, मैग्नीशियम की बात आए और कैल्शियम की बात की जाए, ये इन दोनों की अगर बात की जाए कि तो ये सर अबंडेंट होते हैं। सर ये अबंडेंट होते हैं। अबंडेंट का मतलब ये होता है बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अबंडेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। और अगर इसकी बात करें जाए तो मैग्नीशियम जो होता है 2.6% बाई वेट होता है, बाई वेट पाया जाता है, जबकि हमारे पास जो कैल्शियम होता है वो 4.6% बाई वेट, ठीक है। तो इसका मतलब कैल्शियम जो होता है वो मैग्नीशियम से ज्यादा पाया जाता है। तो यहां पर कहीं पर लिख लीजिएगा जो कैल्शियम होता है सर वो अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा होता है। अगर फर्स्ट ग्रुप में सबसे ज्यादा अबंडेंट पूछा जाए तो वो सोडियम होता है, और अगर सेकंड ग्रुप में पूछा जाए सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन होता है वो कैल्शियम होता है। मतलब कैल्शियम हमको नेचर में सबसे ज्यादा मिलेगा। क्लियर नहीं क्लियर? और समझो एनसीईआरटी लिखती है कि अगर जितने भी सारे एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं उनको हम अरेंज करें, तो अरेंज करने पर जो हमारे पास कैल्शियम है उसकी 5th पोजीशन होगी और जो मैग्नीशियम है उसकी 6th पोजीशन होगी। बात समझे रहना, जो कैल्शियम होगी उसकी 5th पोजीशन होगी और जो मैग्नीशियम होगी उसकी 6th पोजीशन होगी। अभी रुकना, इसको डिस्कस करते हैं, पहले और सब की बात कर लें। अगर हम लोग बात करें स्ट्रोंशियम और बेरियम की, बेटा इनकी जो अबंडेंस होती है वो कम होती है, इनकी अबंडेंस होती है लोअर अबंडेंस, ठीक है। मतलब ये कम मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि हमारे पास जो बेरिलियम होता है वो रेयर होता है। क्या होता है बेटा? रेयर का मतलब कम पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है। और जो हमारे पास रेडियम होता है सर वो हमारे पास रेयरेस्ट होता है। कैसा होता है? रेयरेस्ट होता है। अगर पूछा जाए कितना पाया जाता है तो हम कहेंगे 10⁻10% इग्निशियस ट्यूब में पाया जाएगा। और अगर परसेंट में पूछा जाए तो 10⁻−10%। अगर पीपीएम में पाया पूछा जाए तो 10⁻6 ppm। जाके पन्ना पलटना, पीछे एक टेबल बनी है, उस टेबल में इसका लिखा हुआ है ppm। तो हमारे पास रेडियम जो होता है वो रेयरेस्ट होता है, मतलब बहुत कम, सबसे कम पाया जाता है, रेयरेस्ट होता है। और उसकी जो है कंसंट्रेशन कितनी होती है? 10⁻6 ppm या 10⁻10 ppm%। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ गई? ये पूरा पेज हमने आपको निचोड़ के दे दिया है। क्लियर नहीं क्लियर? एक एक पेज को यहां पे हम लोग एक पेज का पोस्टमार्टम करेंगे और हर पेज से हम कुछ ना कुछ जरूर निकालेंगे। क्लियर नहीं क्लियर? अपन लोग डॉक्टर है ना, ठीक है। चलिए इसे नोट करें बेटा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। चलो इसी में एक बात और कर लेते हैं, यहीं पे एक बात और कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को मालूम चल गया ना फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन होता है? फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास सोडियम पोटेशियम अबंडेंट, लिथियम रुबिडियम सीजियम जो होता है लोअर अबंडेंस हो गई। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और उसमें भी अगर पूछा जाए सोडियम पोटेशियम में, सोडियम अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा पाया जाता है। सेकंड ग्रुप में आ जाओ, सेकंड ग्रुप में हमारे पास जो होता है, हमारे पास जो मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है वो अबंडेंट होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जो हमारे पास स्ट्रोंशियम और बेरिलियम होते हैं उनकी अबंडेंस लोअर होती है, मतलब कम मात्रा में पाए जाते हैं। और हमारे पास अगर बेरिलियम की बात की जाए तो वो रेयर होते हैं, मतलब बहुत कम पाए जाते हैं। और जबकि हमारे पास जो रेडियम होता है वो रेयरेस्ट होता है। रेयरेस्ट का मतलब सबसे कम पाया जाता है। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, हमने एक बात लिखी सर, क्या लिखी थी? ये हमारे पास मैग्नीशियम 6ठा रैंक है और जो हमारे पास कैल्शियम है वो 6th रैंक पे आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, अगर अर्थ क्रस्ट को हम इस तरीके से छील लाएं, जो अर्थ क्रस्ट पड़ी हुई है, अर्थ क्रस्ट जो है, जो मिट्टी है, नहीं समझ में आ रही है, घर से बाहर जाना, कोई मैदान मिले, खुरपा कुदाल कुछ लेके जाना और जो अर्थ के सबसे ऊपर की मिट्टी है उसे खुरच लेना, वही अर्थ क्रस्ट होती है, कुछ और नहीं होती है। तो अर्थ क्रस्ट जब लेके आओगे ना तो उसके अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा अगर जो पाया जाने वाला एलिमेंट होता है वो ऑक्सीजन होगा।
ऑक्सीजन से कम पाया जाने वाला होता है वो सिलिका होता है। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चा करते हुए चलेंगे, नहीं सर सबसे ज्यादा तो हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होती, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है। ये मेरे साथ केस हो चुका है। हम पढ़ा रहे थे क्लास में, बच्चे ने हाथ खड़ा किया, सर आप भूल रहे हैं। अच्छा मजा बहुत आता है बच्चों को, अगर टीचर कहीं पे कुछ भूल जाए, भाई ह्यूमन नेचर है, कहीं ना कहीं कुछ गलत लिख देता है या कहीं कहीं कुछ भूल जाता है, तो बच्चों को बड़ा मजा आता है कि सर भूल गए, देखो हमको बहुत मजा आ गया। तो बहुत तेजी से बड़े बड़े उसके साथ सर सर हमने क्या हुआ, खड़े हो गए क्लासरूम में, तो क्या सर आप भूल रहे हैं। हमने क्या भूल रहे हैं बाबू, बताओ तो सही क्या भूल रहे हैं, कुछ तो बोलो। तो उन्होंने कहा सर आप कह रहे हैं कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है, लेकिन हमने तो पढ़ा था नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो हमने कहा अच्छा नाइट्रोजन कहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है, कि सर एटमॉस्फेयर में। तो हमने कहा ये एटमॉस्फेयर की बात हो रही है, ये अर्थ क्रस्ट की बात हो रही है सर। डॉक्टर साहब ऐसे बनेंगे डॉक्टर। तो बहुत बहुत जो है विचित्र विचित्र जो है स्टूडेंट मिलते हैं, और ऐसे ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं कि क्या ही बताएं। ठीक है, तो उस तरीके से भी ऐसे समझे रहना कि ये ऑक्सीजन और ये इसकी जो ये पूरी कैटेगरी है, ये कहाँ की है बेटा, ये अर्थ क्रस्ट की है। बात समझे रहना, अर्थ क्रस्ट की बात करें तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिका, फिर हमारे पास आता है एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के बाद जो आता है बेटा वो होता है आयरन, और आयरन के बाद अगर कोई आता है वो आता है कैल्शियम, और कैल्शियम के बाद कोई आता है वो होता है मैग्नीशियम। ठीक है, तो हमारे पास देखो अगर यहां से गिनोगे तो 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे फिफ्थ पे कैल्शियम हो गया, और छठे पे हमारे पास मैग्नीशियम होगा। आप कहोगे सर ये तो एनसीईआरटी में दे नहीं रखा, तो आप सर पढ़ा काहे के नहीं रहे हो? बेटा पढ़ा इसलिए रहे हैं कि ये सब एनसीईआरटी में दे रखा है, भले ही वो इस ब्लॉक में नहीं दे रखा हो। ये हमारे पास ऑक्सीजन तुम्हारा 16 ग्रुप में बताया जाएगा कि सबसे ज्यादा अबंडेंट होता है। ठीक है, उसके बाद एल्यूमिनियम और आयरन के बारे में हमको मेटलर्जी में पढ़ा मिलेगा। मेटलर्जी में जब देखना शुरुआत की लाइन जब मिलेगी तुम्हें, तो उसमें लिखा मिलेगा जो एल्यूमिनियम है वो 3rd अबंडेंट एलिमेंट है, और जो हमारे पास आयरन है वो 4th अबंडेंट एलिमेंट है। लेकिन आयरन के साथ एक खेल कर गए सर, वहां पर बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वहां पे आयरन को ये नहीं लिखते, अगर जो एल्यूमिनियम को लिख रहे हैं 3rd अबंडेंट एलिमेंट, बड़ा बहुत बारीक क्वेश्चन है, जरा समझ लेना, और बच्चा वहीं पे गलती कर जाता है। लेकिन आयरन को लिख रहे हैं 2nd अबंडेंट मेटल, नहीं समझे? तो बच्चे को दिमाग में ये याद रहता है कि हमारे पास आयरन जो होता है वो ज्यादा होता है, एल्यूमिनियम कम होता है, क्योंकि आयरन 2nd है और एल्यूमिनियम 3rd है। बात समझे रहना, क्या बारीकी, जरा बारीकी समझना। एनसीईआरटी ये लिखती है कि एल्यूमिनियम जो है वो 3rd अबंडेंट एलिमेंट है, और आयरन के बारे में वो लिखती है 2nd अबंडेंट मेटल। जब मेटल की बात की जाएगी, देखो ये होता है नॉन मेटल, ये होता है मेटलॉइड, तो इन दोनों को तो हटा ही देना है। तो सबसे ज्यादा अबंडेंट मेटल अगर पूछा जाए तो वो एल्यूमिनियम है, नंबर 1 पे। ध्यान देना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एनसीईआरटी ये लिख रही है एल्यूमिनियम को 3rd अबंडेंट एलिमेंट, मेटल नहीं लिख रही है। अगर एलिमेंट की नजर से देखिएगा तो एल्यूमिनियम 3रे नंबर पर और आयरन 4थे नंबर पर आता है। और अगर मेटल का चश्मा लगा के देखिएगा, मतलब मेटल के देखिएगा, तो सबसे ज्यादा अबंडेंट मेटल एल्यूमिनियम है, फिर आयरन आता है, आयरन दूसरे नंबर पर आता है। तो आयरन की अबंडेंस एल्यूमिनियम से कम है, ज्यादा मत समझ लेना। एनसीईआरटी बहुत कंफ्यूज करती है, और अच्छे अच्छे बच्चे, मतलब जो बच्चे सिलेक्शन के एकदम मुहाने पे खड़े हुए होते हैं, वो भी ये गलती करते हैं, और कई बार सवाल लेके आए कि सर ये कैसे हो सकता है। तो ये ऐसे हो सकता है, एनसीईआरटी ने सिर्फ लैंग्वेज का खेल खेला है। ठीक है, तो इसको समझ लेना। एल्यूमिनियम जो है, आप लोग जाके जो बच्चे मेटलर्जी की एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं उन्होंने वो ये बात समझेंगे, और जाके देखिएगा, जाके उसमें लिखा है एल्यूमिनियम को बोला है 3rd अबंडेंट एलिमेंट, और आयरन को बोला है 2nd अबंडेंट मेटल। तो अगर मेटल की बात की जाएगी तो एल्यूमिनियम पहले पे, आयरन दूसरे पे आएगा। लेकिन अगर एलिमेंट की बात की जाएगी तो आयरन 3रे पे, एल्यूमिनियम 4थे पे, कैल्शियम 5वें पे, और मैग्नीशियम 6ठे पे। पूछा जाए सबसे ज्यादा अबंडेंट नॉन मेटल कौन सा आता है, तो ऑक्सीजन। और सबसे ज्यादा अबंडेंट अगर पूछा जाए मेटलाइड कौन सा होता है, तो वो सिलिका। सिलिका क्या होता है बेटा, मेटलाइड होता है। मालूम है आप लोगों को? बहुत बढ़िया बात है। चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए। क्लियर? बहुत अच्छी बात हो गई। अच्छी अच्छी बातें हम लोग कर लेते हैं आज। ठीक है सर, चले देखते हैं, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां पर हम लोग देखते हैं, ये लिथियम हो गया, ये हमारे पास सोडियम हो गया। ठीक है, ये हमारे पास बेरिलियम हो गया, ये हमारे पास मैग्नीशियम हो गया, ये हमारे पास जो है यहां पर बोरॉन हो गया, और ये हमारे पास एल्यूमिनियम हो गया। ठीक सर, इसको समझिएगा।
जो ये हमारे पास होते हैं, ये जो हमारे पास सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं जो अपने अपने ग्रुप में टॉप पे होते हैं, उनको हेड ऑफ द फैमिली बोलते हैं। नहीं कहते ये परिवार में सबसे ऊपर आते हैं, ये हेड ऑफ द फैमिली है, तो इनको हम लोग हेड एलिमेंट नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हेड एलिमेंट नहीं बोलते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? ठीक। लेकिन ये हेड एलिमेंट होने का एक नाजायज फायदा उठाते हैं। क्या सर? इसकी कुछ समानताएं, सिमिलरिटी मैग्नीशियम से मैच कर जाती हैं, बेरिलियम की कुछ सिमिलरिटी जो एल्यूमिनियम से मैच कर जाती है। ये हमारे पास लिथियम जो होता है वो सिमिलर टू मैग्नीशियम हो जाता है, और जो बेरिलियम जो होता है वो उसकी सिमिलरिटी जो होती है, सिमिलरिटी किससे? एल्यूमिनियम से हो जाती है। क्लियर नहीं क्लियर? बात को समझना। क्लियर? अच्छा, लिथियम की सब नहीं, कुछ प्रॉपर्टी अपने ग्रुप से डिफर करती हैं, मैग्नीशियम से मैच करती हैं। इसी तरीके से बेरिलियम की सब नहीं, कुछ प्रॉपर्टी अपने ग्रुप से डिफर करती हैं और एल्यूमिनियम से मैच करती हैं। ध्यान देना। तो इनका जो ये रिश्ता क्या कहलाता है? इनका रिश्ता कहलाता है डायगोनल रिलेशनशिप। इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशन। ठीक है ना? इसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। क्लियर नहीं क्लियर? तो पूछा जाए डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, तुम कहोगे लिथियम और बेरिलियम की कुछ प्रॉपर्टी अपने ग्रुप से डिफर करती हैं, और लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से और बेरिलियम की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से सिमिलर हो जाती हैं। इसी रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है बेटा, नोट्स के फॉर्म में इसे हमने कर दिया है। आप लोग अगर चाहें तो बार बार हम कह रहे हैं वहीं से आप डाउनलोड करेंगे, उसे याद करने के लिए हमने लिख दिया है। अभी आपको समझना है, अगर आप नीट और आईआईटी के लिए देख रहे हो तो इससे रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है। लेकिन अगर आप 11th के लिए देख रहे हो तो फिर जो नोट्स दे रहे हैं उसको आप लोग सीधे रट लीजिएगा। क्लियर नहीं क्लियर? तो डायगोनल रिलेशनशिप समझ में आया? अच्छा, फिर सवाल यह उत्पन्न होता है कि सर ये बताइए कि लिथियम और बेरिलियम ने ऐसा किया क्यों? कोई तो कारण रहा होगा, कोई तो वजह रही होगी। तो वजह सर रही है आयोनिक साइज। आयोनिक साइज, जो आयोनिक साइज के हैं, या हमारे पास चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो। क्यों मतलब चार्ज, आर मतलब रेडियस, इनका रेशियो, दोनों ही बात एक है। ठीक है, चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो, ये हमारे पास लिथियम का आयोनिक साइज मैग्नीशियम के आयोनिक साइज से बहुत मैच करता है। वैसे ही हमारे पास बेरिलियम का आयोनिक साइज एल्यूमिनियम के आयोनिक साइज से बहुत मैच करता है। अगर देखा जाए तो लिथियम प्लस मतलब लिथियम आयन के फॉर्म में जो इसका साइज होता है वो 75 पीएम होता है, पिकोमीटर होता है, 76 होता है। और जो हमारे पास मैग्नीशियम होता है +2, इसका 72 पिकोमीटर होता है। एनसीईआरटी ने दो ही कोड किए हैं, दोनों को हमने कोड कर दिया, और आयोनिक साइज यहां पे कोड कर देंगे, और इसके जो हमारे पास नॉर्मल साइज है, एटॉमिक साइज है, उसको आगे कोड कर देंगे। क्लियर नहीं क्लियर? तो आप लोगों से अगर पूछा जाए कि सर ये डायगोनल रिलेशनशिप होता क्या है, तो आप कहोगे कि लिथियम की कुछ प्रॉपर्टी जो होता है वो अपने ग्रुप से डिफर करके मैग्नीशियम से, और हमारे पास जो हमारे पास बेरिलियम होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टी अपने ग्रुप से डिफर करके एल्यूमिनियम से मैच कर जाती है। इसी को हम लोग, इस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। इसकी वजह क्या होती है सर? वजह यह होती है कि आयोनिक साइज, कहां गया? आयोनिक साइज एंड Q/R रेशियो, चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो जो होता है दोनों को मैच कर जाता है। जरा चेक करो, लिथियम आयन की जो है, लिथियम आयन का साइज कितना है? 76 पीएम है, और जबकि मैग्नीशियम आयन का जो है 72 पीएम, मतलब बहुत ज्यादा सिमिलर हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी कुछ प्रॉपर्टी भी आपस में सिमिलर हो जाती है। क्लियर? बहुत बढ़िया बात है, चलिए इसे नोट कर लिए फटाफट। अच्छा, कुछ चीजें और बताते हैं आपको। अब देखिए, अब यहां से हमने पूरी जो फर्स्ट पेज था उसे हमने खत्म कर लिया। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास एक नई हेडिंग आप एनसीईआरटी में अपने देखेंगे। देखो बिल्कुल एनसीईआरटी की जो हेडिंग होगी उसी हेडिंग वाइज आगे बढ़ेंगे, उसके अलावा हम लोग नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, जो एनसीईआरटी की हेडिंग होगी उसी को पकड़ के एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। क्लियर? चलो सर देखिएगा, जरा चेक करिएगा इसमें कि हमारे पास अब यहां पर से जो है हम एल्कली अर्थ मेटल की सारी बातें करेंगे। ठीक है, अब एल्कली अर्थ मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, उसके हमारे पास कंपाउंड, पहले इसके पढ़ेंगे,
फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल पढ़ेंगे। क्लियर नहीं क्लियर? चलो पहले एल्कली अर्थ मेटल की बात करते हैं। तो एल्कली अर्थ मेटल का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं। तो एल्कली अर्थ मेटल में होते कौन कौन से बेटा? हमारे पास लिथियम होता है, फिर हमारे पास सोडियम होगा, फिर हमारे पास पोटेशियम होता है, रूबिडियम होता है, सीजियम होता है, और हमारे पास सबसे लास्ट में क्या होता है बेटा? फ्रांशियम होता है। ठीक, क्लियर? अच्छा, ये हमारे पास सेकंड पीरियड से स्टार्ट होता है। ये सेकंड होता है, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवेंथ होता है। क्लियर नहीं क्लियर? अब अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो जरा याद करिएगा एक ट्रिक। जरा यहां से लिखना शुरू करिएगा, हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन। याद हो गया? हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो कुछ बच्चे होते हैं सर हमको नोबल गैस वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता, नॉर्मल तो आता है। ठीक है, अगर नॉर्मल नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सर नॉर्मल वाला भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता, उस पर अलग से वीडियो बना के आपको दे देंगे। क्लियर? चले, तो अगर इसमें चेक करें तो यहां पर अब देखो ये एस ब्लॉक का है, मतलब सब में लास्ट में एस होगा। ठीक है, और सब फर्स्ट ग्रुप के हैं तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। देखो ये एक 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 हो गया। क्लियर? आप लोग क्या करेंगे, इसके पहले वाला है बस यहां पे इसको ब्रैकेट में लगा दें। क्लियर नहीं क्लियर? अब आपको सीक्वेंस से याद हो जाएगा। अब आपको अगर ग्रुप नंबर पूरा याद है, जैसे आपको ये पूरा बात है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम सबका याद हो गया, वैसे उसके बगल में लिख दिया हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन लिख दिया आपने, उनको आपने ब्रैकेट में कर दिया और सबके बगल में S1 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 कर दिया। ठीक, अब आप लोगों को मैजिकल नंबर याद होंगे। सर मैजिकल नंबर क्या होते हैं? 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ये सर मैजिकल नंबर बोले जाते हैं। आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा मैजिकल नंबर। हम यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां लिखते हैं 2, 2 में 8, देखो यहां से स्टार्ट किया, 2 यहां पे लिख दिया। अब इस 2 में 8 जोड़ो 10 बनेगा, फिर इस 10 में 8 जोड़ो 18 बनेगा, फिर 18 में 18 जोड़ो 36 बनेगा, इस 36 में फिर 18 जोड़ो 54 बनेगा, और इस 54 में फिर 32 जोड़ो तो 86 बनेगा। तो अब आप लोगों को मालूम चल गया कि किसका कितना एटॉमिक नंबर होगा। लिथियम पूछा जाए 2 और 1 3, सोडियम पूछा जाए 10 और 1 11, पोटेशियम 18 और 1 19, रूबिडियम 36 और 1 37, सीजियम ये 54 है, 54 और 1 55, और फ्रांशियम 86 और 1 87। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, ये हमारे पास ये एस ऑर्बिट है, यही हमारे पास एस, जो हमारे पास एस वाला है, इसको हम लोग वैलेंस शेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वैलेंस शेल। ठीक है, और वैलेंस शेल किसे बोलते हैं? जो भी लास्ट ऑर्बिट होगा, देखो लास्ट ऑर्बिट जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल बोलते हैं। तो ये एस वाला ऑर्बिट जो है वो लास्ट ऑर्बिट, सबसे लास्ट में दिख रहा है तो लास्ट ऑर्बिट है। इसकी एक खास बात ये है बेटा, यहां पर जो ये इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ये लूजली अरेंज्ड है। लूजली अरेंज का मतलब ये है कि ये जो जितने भी एलिमेंट, जितने भी ये आपको दिख रहे हैं, इसके लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन लूजली अरेंज्ड है। बस ये अपना इलेक्ट्रॉन दे ही देना चाहते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? दिल नहीं, इलेक्ट्रॉन दे ही देना चाहते हैं। बड़े जैसे नहीं लोग होते हैं दिल फेंक, ये इलेक्ट्रॉन फेंक होते हैं। मतलब बस कोई सामने से आ जाए, ये अपना इलेक्ट्रॉन दिए पड़े हैं। आप लोगों के सोसाइटी में होता होगा यार, कोई ना कोई आपका दोस्त हो गया होगा, हर दूसरे से उसे प्यार हो जाता है। अरे कोई ना कोई तो होगा ना, मतलब इसको देखा उससे प्यार, उसको देखा। हम लोगों के साथ भी एक लड़का था, हर दूसरी लड़की से उसे प्यार हो जाता था। मतलब एक से हुआ नहीं, 4 कदम आगे चले दूसरी से हो गया, 4 कदम और आगे चले तीसरी से हो गया। तो इस टाइप के वो दिल फेंक बोले जाते हैं। वैसे ही ये दिल फेंक नहीं है, इलेक्ट्रॉन फेंक है। मतलब कोई भी सामने से चला ही अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। बात समझ में आ रही है? और जब अपना इलेक्ट्रॉन ये दे देंगे तो उन पे एक पॉजिटिव चार्ज आता है, तो सबके सब मोनोवैलेंट M+ में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? M+, मोनोवैलेंट आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से चूंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, और भाई किसी को, भाई अगर मान लिया आप अपना किसी से दिल दें, किसी को दिल दें, तो एक रिलेशन तो बनता है ना, और चाहे जैसा रिलेशन बने लेकिन एक रिलेशन तो बनता है ना। वैसे ही ये हमारे पास मेटल होते हैं, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो ये फ्री नहीं रहते। ठीक है, सिंगल नहीं रहते। मतलब सिंगल का मतलब जैसे अपनी लैंग्वेज में बोला जाए, सिंगल नहीं रहते, वो लोग इंगेज्ड हो गए, वैसे ये लोग भी होते हैं, ये फ्री नहीं रहते।
ये ना किसी से जुड़ जाते हैं और एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो इनके बारे में कहा जाता है कि जो हमारे पास एल्कली मेटल होते हैं वो फ्री स्टेट में कहीं नहीं मिलते। अगर हम चाहें कहीं से सोडियम, खाली प्योर सोडियम खोद लाएं तो नहीं मिलेगा, इम्पॉसिबल है। अगर हम चाहे कहीं से हमको प्योर पोटेशियम मिल जाए तो इम्पॉसिबल है, प्योर रुबिडियम मिल जाए तो इम्पॉसिबल है, वो हमको नहीं मिलेगा, वो किसी ना किसी से कंबाइन होंगे। तो जो हमारे पास एल्कली मेटल होते हैं वो किसी ना किसी से कंबाइन होते हैं या कंबाइन स्टेट में होते हैं, फ्री स्टेट में नहीं होते। सर फ्री स्टेट में क्यों नहीं होते? क्योंकि इसका जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली अरेंज्ड होते हैं और बहुत तेजी से क्या बना लेते हैं, मोनोवैलेंट बना लेते हैं, M+ में कन्वर्ट हो जाते हैं और किसी ना किसी से कंपाउंड बना लेते हैं। क्लियर? बहुत बढ़िया बात है सर, आपको समझ में आ गया। चले सर, देखो बिल्कुल हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि आप लोग जब इसको एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो एक एक बारीकी आपको समझ में आएगी कि सर ने एक एक बारीकी इसमें से निकाल ली है। ठीक है, एक एक पॉइंट, एक एक चीजें आपको सब समझा देंगे अच्छे तरीके से। क्लियर? चले बेटा सर, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग जो है वो है एटॉमिक साइज। अच्छा, एटॉमिक साइज तो बहुत छोटा सा दे रखा है, चाहे तो बताकर निकल लें, लेकिन थोड़ा सा समझाने की कोशिश भी करेंगे आपको। आयोनिक साइज की बात करें और या एटॉमिक साइज की बात करें, थोड़ा सा आप समझ में जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। कुछ बच्चे पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ के आए हैं। जो पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ के आए उनके लिए थोड़ी दुविधा होगी, इसलिए थोड़ा सा एक टर्म बताते हैं आपको, वो जेड इफेक्टिव होता है। देखो ये हमारे पास न्यूक्लियस, ये समझो इस तरीके से। क्लियर? ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर आप पीरियोडिक टेबल पढ़े हो तो आपको मालूम होगा कि जो हमारे पास न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन होते हैं, ठीक है? ठीक, अच्छा, जो ये प्रोटॉन होता है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। जो हमारे पास न्यूक्लियस में चार्ज होता है, किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन की वजह से होता है। तो अगर पूछा जाए जेड क्या है, तो जेड हमारे पास सर न्यूक्लियर चार्ज होता है। क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज होता है। और ये किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है सर? प्रोटॉन के बराबर। क्लियर नहीं क्लियर? तो आप ध्यान देना, यहां पर ये प्रोटॉन जो होते हैं ये अपना न्यूक्लियर चार्ज का पावर लगा के इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे? बिल्कुल खींचेंगे सर। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, लेकिन ध्यान देना, बीच में भी तो कुछ इलेक्ट्रॉन पाए जाते होंगे, इन ऑर्बिट में भी तो कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे सर। वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? चूंकि ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, ये भी निगेटिव होता है, तो ये निगेटिव की वजह से इससे रिपेल करेंगे। ठीक है, जो प्रोटॉन होता है प्रोटॉनों से खींचने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉनों से धक्का देने की कोशिश करेंगे। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझे रहे ना? प्रोटॉनों से खींचेगा, इलेक्ट्रॉनों से धक्का देंगे। जो प्रोटॉन खींच रहा है वो किस ताकत से खींच रहा है? अपने न्यूक्लियस की ताकत को, और जो न्यूक्लियस की ताकत है उसे क्या बोलते हैं सर? न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, जो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहां पर कर क्या रहे हैं? इलेक्ट्रॉन जो ये वाले अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, इनर वाले इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है इस वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर रहे हैं। शील्ड मतलब बाहर रोक रहे हैं, मतलब इसको अंदर नहीं आने दे रहे हैं, अंदर खींचने नहीं दे रहे हैं, इसको बाहर की तरफ धक्का दे रहे हैं, तो इसको शील्ड कर रहे हैं या स्क्रीन कर रहे हैं। तो यहां पर इसकी जो पावर है उस पावर का नाम जो होता है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। क्या होता है बेटा? स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। और कहीं कहीं पे से शील्डिंग इफेक्ट लगाया था, उससे सिग्मा बोलते हैं। ठीक है ना? जैसे अपनी अपनी सबकी ताकत होती है, थॉर की अपनी ताकत है, बिजली कड़का देता है ना? नहीं बात समझ में आ रही है? सबकी अपनी अपनी अलग अलग ताकत होती है, सब अपना अपना यूनिक पॉइंट होता है। ठीक है, जैसे अपना जो टोनी स्टार के बेचारा मर गया गरीब, उसके फ्यूनरल पे जाना था, नहीं जा पाए, है ना? वो क्या होता है? उसकी अपनी ताकत होती है, वो मशीनों का बड़ा अच्छा उपयोग कर लेता है। सबकी अपनी अपनी अलग ताकत होती है, उसको अलग अलग नाम दिया जाता है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस की ताकत है उस ताकत को हमने नाम दिया न्यूक्लियर चार्ज। जो इन इलेक्ट्रॉनों की अंदर की ताकत है उसे हमने दिया स्क्रीनिंग इफेक्ट। और सबका डिनोट करने के लिए बता दिया ये सिग्मा है, ये जेड है। तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन है उस पर कितनी पावर लग रही होगी उसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव। मतलब कितना इफेक्टिव जेड इस पे लग रहा है, तो जो ये लग रहा होगा जेड माइनस सिग्मा। ध्यान देना, Z माइनस सिग्मा लग रहा होगा। Z माइनस सिग्मा मतलब जो न्यूक्लियर चार्ज से अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम माइनस कर देंगे तो वही Z इफेक्टिव होगा, वो इस पे इफेक्टिव चार्ज लग रहा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा होगा इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, बात समझ में आई? ये हमारे पास Z इफेक्टिव हो गया। अब से कहानी समझिएगा, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा Z इफेक्टिव क्या होता है। क्लियर? जरा समझिएगा, जो Z इफेक्टिव होता है, ध्यान दीजिएगा, जो Z इफेक्टिव होता है, Z इफेक्टिव
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है पॉजिटिव चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जो Z इफेक्टिव होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है पॉजिटिव चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है नेगेटिव चार्ज। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ रहा है, ध्यान देगा, देखो हम पूरी डिटेल यहां पर नहीं बता रहे हैं, एकदम अच्छे से नहीं समझा रहे हैं, फिर मैं बता रहा हूं। यहां पर एस ब्लॉक पढ़ा रहे हैं, यहां आपको पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे तो इसकी जो पीरियोडिसिटी है उस पर एक अलग से लेक्चर बना देंगे, उस पर आपको डिटेल एक एक चीज समझा देंगे। ठीक है, अभी बस आपको इतना समझ में आना चाहिए कि जो एनसीईआरटी में जो पॉइंट लिखे वो आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बस ये बात हमको समझानी है। क्लियर नहीं क्लियर? ठीक है, अच्छा एक बात समझ लेना, जब कभी भी समझना, जब कभी भी हम पीरियड की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? पीरियड की बात करेंगे, तो जो भी पीरियड में निकालना होगा वो Z इफेक्टिव से निकालेंगे। Z इफेक्टिव, बेटा Z इफेक्टिव जो होता है पीरियड में इंक्रीज करता है। ठीक, और अगर ग्रुप की कोई प्रॉपर्टी निकालेंगे तो वो शेल से निकालेंगे या ऑर्बिट से निकालेंगे। ठीक है, और ऑर्बिट जो होते हैं वो ग्रुप में इंक्रीज करते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? Z इफेक्टिव कहां इंक्रीज करता है? पीरियड में। और शेल कहां इंक्रीज करते हैं? ग्रुप में। तो अगर ग्रुप की प्रॉपर्टी होगी शेल से निकालेंगे, पीरियड की प्रॉपर्टी होगी तो हम लोग कहां से निकालेंगे? Z इफेक्टिव से निकालेंगे। क्लियर नहीं क्लियर? सर Z इफेक्टिव क्यों बढ़ता है पीरियड में? ये बेटा हम पीरियोडिक टेबल का एक पार्ट है, उसमें अगर बार बार कह रहे हैं उसमें हम बताएंगे, अभी इसके इफ एंड बट में मत जाइएगा। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, एक बात समझ लीजिएगा, यहां से ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बात करें चाहे आयोनिक रेडियस हो और चाहे एटॉमिक रेडियस की बात करें, किसी की बात करें, एटॉमिक की बात करें, ठीक है, कोई भी रेडियस की बात करें, अगर हम लोग पीरियड में जाएंगे, आगे की तरफ जाएंगे, तो हमारे पास Z इफेक्टिव इंक्रीज करेगा और Z इफेक्टिव चूंकि इंक्रीज करता है इसलिए रेडियस क्या होगी बेटा? डिक्रीज करती है। Z इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, रेडियस डिक्रीज करेगी। देखो पीरियड में जब ऐसे के आगे की तरफ बढ़ेंगे तो Z इफेक्टिव इंक्रीज करता है। अब Z इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है मतलब Z का मतलब जो न्यूक्लियस की उसकी पावर बढ़ रही है। ध्यान देना, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देना, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास Z इफेक्टिव है। पीरियड में जितना बढ़ेंगे Z इफेक्टिव बढ़ेगा, जितना बढ़ेगा उतना वो इलेक्ट्रॉन को करीब नहीं खींचेगा, और जितना करीब खींचेगा उसकी रेडियस कम नहीं हो जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो अगर हम लोग पीरियड में आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास रेडियस घटती है। क्यों रेडियस घटती है? क्योंकि Z इफेक्टिव बढ़ता है, अगर पीरियड की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर ग्रुप में बात करेंगे तो ग्रुप में हमारे पास रेडियस बढ़ती है। सर ग्रुप में रेडियस क्यों बढ़ती है? क्योंकि शेल बढ़ता है। देखो हमारे पास ये ग्रुप है, इसमें एक शेल आया, फिर दूसरा शेल आया, फिर तीसरा शेल आया, तो रेडियस बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? तो ग्रुप में रेडियस बढ़ती है क्योंकि शेल बढ़ता है। और अगर आपसे पूछा जाए पीरियड में रेडियस घटती है, क्यों घटती है? क्योंकि Z इफेक्टिव इंक्रीज करता है। Z इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन को पकड़ खींचेगा तो रेडियस कम होती चली जाएगी। क्लियर? कोई डाउट? बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, तो ये चूंकि रिलेशन बताना था इसलिए थोड़ा सा हमने बताया है। डिटेल हम किसी दिन बात करेंगे, आई प्रॉमिस। डिटेल हम लोग किसी दिन बात करेंगे, जो एटॉमिक रेडियस है, आयोनेशन एंथैल्पी, सारी चीजें डिटेल में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया सर, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया बात आपको। अच्छा, एक यहां पे छोटी सी टिप्स बता दें, छोटी सी टिप्स यहां पे लिख दे दें। ठीक है, ये टिप्स क्या है? देखो पीरियड में, अगर हम पीरियड में जाएंगे, यहां पे पीरियड में, तो रेडियस जो होती है वो रेडियस जो होती है वो डिक्रीज करती है, और ग्रुप में जाएंगे तो रेडियस इंक्रीज करेगी। ठीक है, अब रेडियस के अलावा जितनी भी प्रॉपर्टी हैं, चाहे आयोनेशन एंथैल्पी हो, ठीक है, चाहे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो, ठीक है, चाहे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, ये सब की सब रेडियस के अपोजिट पीरियड में इंक्रीज करेंगी। और जो ग्रुप है, चाहे आयोनेशन एंथैल्पी हो, चाहे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, चाहे इलेक्ट्रो नेगेटिविटी हो, ये सब पीरियड पे आने, ग्रुप में आने पे डिक्रीज करेंगे। ठीक है ना? तो सिर्फ रेडियस ही ऐसा है जो ग्रुप में इंक्रीज करता है, पीरियड में डिक्रीज करता है। बाकी सारी प्रॉपर्टी जो है वो पीरियड में इंक्रीज करती है, ग्रुप में डिक्रीज करती है। क्लियर? ये एक अलग से कहीं पे लिख लीजिएगा याद करने के लिए, ताकि आप कभी भूले ना। ठीक है बेटा, बात समझ रहिएगा? क्लियर? बहुत बढ़िया सर। एक चीज और बताइए। अच्छा, अभी हमने यहां पे ये चीज लिख दी, Z इफेक्टिव जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ये आपने लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है। ठीक है, और आपको यह भी मालूम है कि जो रेडियस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव होती है। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है? ऑर्बिट की होती है। अगर ऑर्बिट बढ़ेगा
अगर ऑर्बिट बढ़ेगा, ये अभी आपको बता चुके हैं, थोड़ी देर पहले बताया है, पहले हमने वर्ड्स बताया था, लैंग्वेज बताया था, हमने लिख के बता दिया है। अगर देखो ऑर्बिट बढ़ेगा, ऑर्बिट बढ़ेगा तो रेडियस इंक्रीज करेगी, अगर z इफेक्टिव बढ़ेगा तो रेडियस डिक्रीज करेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, एक सवाल पूछ देते हैं, अगर आपको हम ये लिख दें, हम यहां पे m लिख दें और यहां पर m प्लस लिख दें, हम पूछे दोनों की रेडियस किसकी ज्यादा होगी, इन दोनों में से किसकी ज्यादा होगी, तो आपने चेक किया ये m है, ये m प्लस है, तो z इफेक्टिव पॉजिटिव बढ़ने से z इफेक्टिव इंक्रीज करता है, मतलब इसका z इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, रेडियस डिक्रीज करेगी। तो हमेशा एनायन की रेडियस जो होता है वो अपने पेरेंट से कम होती है, जो एनायन की रेडियस कटायन की जो रेडियस होती है वो अपने पेरेंट से कम होती है, लेकिन हमेशा एनायन की रेडियस जो होगी वो अपने पेरेंट से ज्यादा होगी। कहीं पर भी बात कर लें, ठीक है ना। तो यहां पर मेटल है तो मेटल में हमने उसकी बात की, मेटल प्लस की बात की, और हमने सिर्फ मेटल की बात की। तो जो पॉजिटिव वाला है उसकी रेडियस कम हो जाएगी। क्यों कम होगी सर? क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज किया होगा, इसलिए रेडियस डिक्रीज की होगी। सर पूरी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया सर, क्लियर। चले बेटा देखिए इसमें, अच्छा ग्रुप में बात की जाए तो ग्रुप में तो आपको मालूम है, चाहे आयोनिक रेडियस हो, चाहे आयोनिक हो और चाहे एटॉमिक हो, ये दोनों के दोनों जो है ग्रुप में इंक्रीज करेंगी। तो सबसे कम लिथियम की, उससे ज्यादा लिथियम, सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम और फिर सीजियम। फ्रांशियम को हटा देते हैं, फ्रांशियम वैसे रेडियो एक्टिव होता है, क्या उसे लिख के करेंगे? ठीक है बेटा, क्लियर? बोलो बच्चा, समझ में आया? बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक, आज का लेक्चर बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी तक करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी तक करेंगे आज का, ठीक है, पूरी फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म कर लेंगे। क्लियर? चलें सर देखिए, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होती है हमारे पास आयरेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट हेडिंग होती है आयरेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट हेडिंग होती है हमारे पास आईई, आयरेशन एंथैल्पी। आप लोगों ने देखेगा एनसीईआरटी में वो दे रखी है। अब आप लोगों को हम यहीं पे लिख दे, देखो लैंग्वेज याद करना बहुत जरूरी नहीं है। अगर आप नीट और आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। आईई अगर देखा जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट या शेल। क्लियर नहीं क्लियर? तो अब आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब अगर पूछा जाए तो पीरियड में, अगर पूछा जाए पीरियड में क्या होगा, देखो पीरियड में जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, इसलिए आयरेशन एनर्जी भी इंक्रीज करेगी पीरियड में। और अगर ग्रुप की बात की जाए तो ऑर्बिट बढ़ेगा, ऑर्बिट बढ़ेगा, इसलिए आयरेशन एनर्जी हमारे पास कम होगी। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही है? अब पीरियड की कोई भी प्रॉपर्टी होगी वो हम लोग जेड इफेक्टिव से डिटरमाइन करेंगे, ग्रुप की कोई प्रॉपर्टी होगी तो वो ऑर्बिट से डिटरमाइन करेंगे। क्लियर नहीं क्लियर? अगर ग्रुप में आपसे कुछ पूछा जाए कि सर ये ग्रुप में ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम कहेंगे सर इसका मतलब ये है कि ग्रुप में जो है ऑर्बिट बढ़ रहा होगा, इसकी वजह से ये हो रहा है। अगर पूछा जाए सर पीरियड में ये क्यों हो रहा है, तो हम कहेंगे पीरियड में चूंकि हमारे पास जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है इसलिए ये हो रहा है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है। आपसे पूछा जाए रेडियस है, रेडियस पीरियड में क्यों बढ़ रही है, आप कहोगे सर जेड इफेक्टिव पीरियड में बढ़ रहा है इसलिए रेडियस बढ़ रही है। आपसे पूछा जाए ऑर्बिट ग्रुप में रेडियस क्यों घट रही है, जो पीरियड है उसमें रेडियस घट रही है, पीरियड में रेडियस घट रही है, क्यों घट रही है, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है इसलिए रेडियस घट रही है। और अगर ग्रुप की बात की जाए तो ग्रुप में रेडियस बढ़ क्यों रही है, सर ऑर्बिट बढ़ रहा है इसलिए बढ़ रही है। अगर सवाल पलट दिया जाए, पूछा जाए आयरेशन एंथैल्पी की बात की जाए, आयरेशन एंथैल्पी पीरियड में बढ़ क्यों रही है, सर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है इसलिए बढ़ रही है। अच्छा ग्रुप में घट क्यों रही है, सर ऑर्बिट बढ़ रहा है इसलिए घट रही है। सब में यही जवाब है। क्लियर नहीं क्लियर? आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पीरियड में बढ़ क्यों रही है, आप कहोगे सर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। ऑर्बिट ग्रुप में घट क्यों रही है, क्यों घट रही है, क्योंकि ऑर्बिट बढ़ रहा है। क्लियर नहीं क्लियर? जेड इफेक्टिव उधर पीरियड में बढ़ रहा है, ऑर्बिट इधर ग्रुप में बढ़ रहा है। क्लियर? बात समझ में आ गई? कोई डाउट? अच्छा, जो इसके एक्सेप्शन वगैरह है ये सब यहां पे डिस्कस नहीं होंगे, ये सब आपको पीरियोडिक टेबल में डिस्कस होंगे। अभी यहां पे उतनी ही बात होगी जितना एनसीईआरटी में दे रखा है। क्लियर? तो बात समझ में आ गई? अब पूरी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही होगी। क्लियर नहीं क्लियर? आयरेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल जो होती है वो हमारे पास लो होती है। देखो अगर आप पूछा जाए जो हमारे पास एल्कली मेटल है उनकी आयरेशन एंथैल्पी कैसी होती है, ध्यान देना। एल्कली मेटल जो होते हैं उनकी आयरेशन एंथैल्पी कंसिडरेबली लो होती है। जो एल्कली मेटल होते हैं उनकी आयरेशन एनर्जी कंसिडरेबली लो होती है, लिख लीजिएगा, कंसिडरेबली लो होती है। क्यों लो होती है? देखो जो एल्कली मेटल होते हैं वो यहां पर फर्स्ट ग्रुप में पाए जाते हैं। अब यहां से फर्स्ट ग्रुप से जितना आगे बढ़ेंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, जहां तक जाएंगे, एट्थ ग्रुप तक जाएंगे या 18th ग्रुप तक, जैसे भी आप समझ ले, दोनों ही सही होते हैं।
ठीक है, बताएंगे कभी पीरियोडिक टेबल में क्या सही होता है क्या गलत होता है, लेकिन टेक्निकलिटी में नहीं जाते हुए फर्स्ट लेके 8th ग्रुप तक जाएंगे, मतलब या 0 ग्रुप तक जाएंगे, तो जितना इतना आगे बढ़ते चले जाएंगे उतना उतना जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा। जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता जाएगा तो आयनेशन एनर्जी इंक्रीज करती चली जाएगी। तो अगर पूरे पीरियड में देखा जाए तो अपने पीरियड में फर्स्ट ग्रुप जो एल्कली मेटल है उनकी आयनेशन एनर्जी सबसे कम होती है। इसीलिए एनसीईआरटी में पॉइंट लिखा है कि आयनेशन एनर्जी ऑफ एल्कली मेटल कंसिडरेबली लो। क्यों लो होती है? क्योंकि उनका जेड इफेक्टिव सबसे कम होता है। अपने पीरियड में बात कर रहे हैं, उनके पीरियड में, अपने अपने रेस्पेक्टिव पीरियड की बात कर रहे हैं। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आई? अच्छा, अगर ग्रुप की बात की जाएगी तो आपको मालूम है अगर लिथियम से अगर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो लिथियम की आयनेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसका जेड इफेक्टिव सबसे कम होगा, सॉरी, क्योंकि उसका ऑर्बिट जो होता है सबसे कम होता है। जितना जितना ऑर्बिट बढ़ेगा उतना उतना आयनेशन एनर्जी भी हमारे पास क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर हमारे पास सीजियम। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझे रहना। जितना इतना ऑर्बिट बढ़ेगा। अच्छा समझो, बताओ तुम लोग, बताओ यार, अच्छा बताओ ये आयनेशन एनर्जी होती क्या है? एक आइसोलेटेड गैसियस इलेक्ट्रॉन को लास्ट ऑर्बिट से निकालने में जो एनर्जी खर्च होती वही तो होगी। सोच लो ये कम क्यों हो रही? ऑर्बिट बढ़ने से आयनेशन एनर्जी कम क्यों हो रही? जरा ध्यान देना। देखो जैसे हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन यहां मौजूद है, इसकी डिस्टेंस अभी कम है, इसकी डिस्टेंस अभी कम है, ये इसे बहुत तेजी से पकड़े होगा। डिस्टेंस कम है तो तेजी से पकड़े रहा होगा। ठीक, अगर हमने ऑर्बिट बढ़ा दिया, ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, तो यहां से निकालना, देखो यहां से निकालना आसान होगा। अच्छा अलग बना दे, वरना कहोगे सर एक ही एटम है। देखो दूसरा एटम है ये, देखो इस इलेक्ट्रॉन को, लास्ट इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालना आसान है कि यहां से निकालना आसान है? आप लोगों सर यहां से निकालना आसान है। क्यों? क्योंकि जितना यह पॉजिटिव से दूर जाएगा उतना इनके बीच में अट्रैक्शन कम होगा, और जितना अट्रैक्शन कम होगा उतनी कम एनर्जी लगेगी, और अगर एनर्जी कम लगेगी तो वही तो आयनेशन एनर्जी होती है सर, वही तो आयनेशन एनर्जी होती है। तो हमारे पास अगर पूछा जाए कि लिथियम की आयनेशन एनर्जी सबसे ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि उसका साइज छोटा होता है, साइज छोटा होता है, साइज छोटा होता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बहुत करीब होगा, उनके बीच में अट्रैक्शन पावर ज्यादा होगी, इसलिए उसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो जितना जितना साइज बढ़ता चला जाएगा उतना उतना आयनेशन एनर्जी जो होती है हमारे पास घटती चली जाती है। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? हालांकि यहां पे कम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, बार बार हम कह रहे हैं इसके, अभी सिर्फ एनसीईआरटी की सारी बातें यहां पे करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो हम लोग पीरियोडिक टेबल में डिस्कस करेंगे। क्लियर? ठीक है बेटा, चलें। ये हमारे पास आयनेशन एनर्जी भी हो गई। ठीक है, आयनेशन एनर्जी की बात हो गई। अब आता है हाइड्रोजन एनर्जी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हाइड्रोजन एनर्जी की। देखो लैंग्वेज में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लैंग्वेज में बहुत कुछ लिखा हुआ है, उस लैंग्वेज को अगर आप रटने जाओगे तो कोई फायदा नहीं है। अगर नीट और आईआईटी के पेपर एग्जाम दे रहे हो ना, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि कह क्या रहा है वहां पर। ठीक है, जहां पे लैंग्वेज जरूरी थी वहां पे हम लैंग्वेज ले रहे थे, जहां पे लैंग्वेज जरूरी नहीं लग रही वहां पे लैंग्वेज नहीं ले रहे। ठीक है, अगर हाइड्रोजन एनर्जी की बात की जाए तो हाइड्रोजन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू अपॉन आर होती है। ठीक है, चार्ज अपॉन रेडियस, सॉरी हाँ, चार्ज अपॉन रेडियस। क्लियर? क्यू अपॉन आर होती है। ठीक है, और ये आर कौन सा होता है बेटा? ये कैटायन वाला होता है। कौन सा होता है? ये आर कैटायन वाला होता है। ठीक है, आरसी कैटायन की बात कर रहे हैं। क्लियर? अच्छा, कहीं पे एक छोटी सी ट्रिक लिख लेना, ट्रिक, राज की बात, राज नहीं रजा की बात। बहुत पहले एक ट्रिक छोटी सी बनाई थी, वो ये बनाई थी कैप्स एच। कैप्स एच ये सब के सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होते हैं क्यू अपॉन आरसी, ये सारे के सारे। ठीक है, ये हम पढ़ाते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, लेकिन आप लोगों को समझा दे रहे हैं। सी मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर, ए मतलब एसिडिक कैरेक्टर, पी मतलब पोलराइजेशन, ठीक है, और एच कैप एच लिखा है। ठीक है, और एच का मतलब हाइड्रोजन पावर। ठीक, ये सब के सब किस पे होता है? क्यू अपॉन आरसी पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, आप कहीं कोने में लिख लीजिएगा। मतलब सबसे पहले अगर चेक करना होता है चार्ज चेक करेंगे, अगर चार्ज सेम आता है तब रेडियस की बात करेंगे, अगर चार्ज सेम आता है तो रेडियस की बात करेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? जैसे जरा समझिएगा, जैसे 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 हमारे पास ये लिखा हुआ है बी प्लस, एक एग्जाम्पल छोटा सा लेकर रहे हैं, बी+2 है, Na+ है और K+ है। ठीक है, इसमें हम लोग अरेंज कराना चाह रहे हैं तुमसे कि हमको जो है इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर अरेंज करा दो। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर अरेंज करा दो, कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, ध्यान देना, कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक, कोवेलेंट कैरेक्टर अरेंज कराना है हमें। ठीक है, तो दोनों को चेक करेंगे,
कोवेलेंट कैरेक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज अपॉन रेडियस पे। ध्यान देना, चार्ज अपॉन रेडियस पे। तो जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी तो ज्यादा होगा। तो पहले हम लोग क्या चेक करते हैं? चार्ज। रेडियस का टर्म बाद में आता है। जब चार्ज सेम पड़ जाता है, जब चार्ज से डिसाइड नहीं कर पाते तब रेडियस देखते हैं। तो इन दोनों में अगर हम चेक करें तो हमारे पास बेरिलियम सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो बेरिलियम B+2 का कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा इन दोनों में, इन दोनों से। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, अब सोडियम और पोटेशियम को चेक करना है। दोनों पे ही पॉजिटिव, इस पे भी पॉजिटिव, इस पे भी पॉजिटिव। अब इस पे रेडियस देखेंगे, जिसकी रेडियस ज्यादा उसका हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर कम। तो रेडियस किसकी ज्यादा होगी? पोटेशियम का। पोटेशियम की रेडियस ज्यादा है इसलिए इसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। तो इसका अरेंजमेंट सोडियम हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा सर? पोटेशियम हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया बात है। चलें सर देखें, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया पोटेशियम। अच्छा, तो इस तरीके से हम किसी को भी अरेंज कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास हाइड्रोजन पावर आ जाए, ध्यान देना, अगर हमारे पास हाइड्रोजन पावर अरेंज करने को आ जाए, हाइड्रोजन पावर, ठीक है। क्या हाइड्रोजन पावर? जैसे हम लिख दें, हम यहां पे लिख रहे हैं लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस। तो बताइए सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पावर सर किसकी होगी? बताइए, देख के बताइए। चाहे यहां देख लीजिए, चाहे यहां देख लीजिए, तो सबने हमने लिख दिया ना। कहीं पे लिख लिएगा कोवेलेंट कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर, हमारे पास पोलराइजेशन और हाइड्रोजन पावर, ठीक है। Q/RC पे डिपेंड करता है, ठीक। फिर बताइए, पहले चार्ज देखेंगे ना, सबके पास चार्ज बराबर है, सबके पास +1 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इसमें करते सर ये है कि हम ये देख लेते हैं कि हमारे इसके पास जो है रेडियस सबसे ज्यादा किसकी होगी? जिसकी रेडियस ज्यादा होगी उसका हाइड्रोजन एनर्जी कम होगी, जिसकी रेडियस कम होगी उसकी हाइड्रोजन पावर जो है, हाइड्रोजन एनर्जी ज्यादा होगी। क्लियर नहीं क्लियर? क्लियर? तो अब ये बताओ, सबसे कम रेडियस किसकी? लिथियम की, फिर उससे ज्यादा सोडियम की, उससे ज्यादा पोटेशियम की, फिर रुबिडियम की, फिर सीजियम की। तो इस हिसाब से अगर चेक करें तो रेडियस सबसे कम लिथियम की, तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन एनर्जी इसी की तो होगी, हाइड्रोजन पावर। क्लियर? और इसकी हाइड्रोजन पावर होती है, सबसे ज्यादा होती है लिथियम की। इसीलिए लिथियम के हाइड्रेट जो होते हैं, लिथियम के जो हाइड्रेट होते हैं वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। लिथियम हाइड्रेट फॉर्म में पाया जाता है। जो लिथियम होता है वो हाइड्रेट फॉर्म में पाया जाता है। और अगर देखा जाए तो LiCl.2H2O इसका हाइड्रेट भी मौजूद होता है। ये हाइड्रेट क्यों मौजूद है? LiCl.2H2O क्यों मौजूद है? क्योंकि इसकी हाइड्रेशन पावर जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। क्लियर? कोई डाउट? बहुत बढ़िया। चलिए इसे नोट करिए बेटा, जल्दी जल्दी नोट करिए, ठीक है। चले, लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी। लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। इसके बाद कल जो है इसका नेक्स्ट लेक्चर आएगा, तो उसमें आएंगे हम लोग पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। आइए फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट है फिजिकल प्रॉपर्टी और बड़ा मजा आएगा पढ़ते हुए। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आई गारंटीड। और फिजिकल प्रॉपर्टी को एकदम निचोड़ के रख दिया है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी को बिल्कुल एकदम निचोड़ के रख दिया, आपको एक्सट्रैक्ट कर दिया उसे, ठीक है। पूरा पैराग्राफ यहां पे समा देंगे, ठीक। तो अगर पूछा जाए जो एल्कली मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं? सिल्वरी वाइट होते हैं, सिल्वरी वाइट, ठीक। मतलब क्या हुआ? जितने भी एल्कली मेटल होते हैं वो चमचमाते हुए सफेद, बिल्कुल चांदी की तरह चमकते हुए होते हैं। सिल्वरी वाइट का मतलब क्या होता है? चांदी की तरह चमकते हुए होते हैं, ठीक है। मतलब एकदम सिल्वरी वाइट चमचमा रहे होते हैं। लेकिन फिर उनमें क्या हो जाता है सर? वो टर्निश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? टर्निश। टर्निश का मतलब क्या होता है? धुंधला जाते हैं, धुंधला जाते हैं। टर्निश का मतलब क्या होता है बेटा? धुंधला जाते हैं, मतलब बिल्कुल सफेद सफेद होते हैं, जैसे नहीं उसमें गंदगी लग जाए वो टर्निश हो जाते हैं। गंदगी का मतलब क्या होता है? उस पे जैसे नहीं कोई सफेद, जैसे हम सफेद कपड़ा पहने हुए कुछ दिन बाद उस पर गंदगी लग जाएगी तो ये धुंधला धुंधला जाएंगे। अभी पहले दिन पहना तो बिल्कुल चमक रहे हैं एकदम, ठीक है। आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। झंडा फहरा के सीधे चले आ रहे हैं, ठीक है ना? क्लियर? तो इसलिए जो है यहां पर हम कुर्ता पजामा पहने खड़े हुए हैं, जरा देखें, ठीक। तो ये धुंधला जाते हैं। अच्छा, इसके धुंधलाने की क्या वजह होती है? इसके धुंधलाने की दो वजह होती हैं। अगर ये ड्राई एयर ये कहीं ड्राई एयर में रखा हुआ, तब अगर कहीं ये ड्राई एयर में रखा हुआ, अब ड्राई एयर का मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन होगी, हवा होगी उसमें ना, तो ये ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं।
किसकी लेयर बनाते हैं? ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं अपने ऊपर। ध्यान देना, अगर मान लिया ये हमारे पास, जैसे मान लिया ये हमारे पास कोई फर्स्ट ग्रुप का मेटल है, बिल्कुल सफेद सफेद चमचमा रहा है एकदम, ठीक है ना, लेकिन अगर इसको हम ड्राई एयर में ऐसे छोड़ देते हैं तो इसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। किसकी लेयर बनती है? ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, इसलिए टर्निश हो जाते हैं। लेकिन अगर एयर ड्राई ना होकर मॉइस्ट एयर हुई, कैसे हुई बेटा? मॉइस्ट एयर हुई, तब फिर ये ऑक्साइड नहीं हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। आगे चल के बताएंगे इसकी रिएक्शन भी। जैसे हमारे पास मेटल होता है, तो मेटल है, अगर ऑक्सीजन मिली तो ये हमारे पास उसने MO बना लिया, MO2 बना लिया। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझे रहना। क्या बना लिया? M2O, सॉरी M2O बना लेगा, नॉर्मल ऑक्साइड, ठीक है, M2O बना लिया। लेकिन अगर मॉइस्ट है, मतलब उसके साथ पानी भी है, तो फिर ये हाइड्रो ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है? MOH बना लेता है। क्लियर नहीं क्लियर? इस रिएक्शन को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको समझना पड़ेगा कि जो हमारे पास मेटल होते हैं फर्स्ट ग्रुप के, वो सिल्वरी व्हाइट होते हैं, चमचमाते हुए होते हैं, लेकिन वो टर्निश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो ड्राई एयर के कॉन्टेक्ट में आ गए तो ऑक्साइड बना लेते हैं अपने ऊपर, अगर मॉइस्ट एयर के कॉन्टेक्ट में आ गए तो हाइड्रो ऑक्साइड की एक लेयर बना लेते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं। तो ये ऑक्साइड की लेयर और हाइड्रोक्साइड की लेयर की वजह से ही वो कैसे हो जाते हैं बेटा? टर्निश हो जाते हैं, मतलब धुंधला जाते हैं। होते तो बिल्कुल चमकदार हैं। क्लियर? बात समझ में आई? चलिए, बहुत बढ़िया बात है, आपको समझ में आ रहा है, मतलब इसका आप लोगों को ये मालूम चल गया कैसे है ये। क्लियर? दूसरी बात करते हैं हम लोग। दूसरी बात हम लोग यहां पे ये करते हैं कि इसके बारे में, डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। जो इसकी डेंसिटी होती है बेटा बहुत लो होती है। जो इसकी डेंसिटी होती है, जो इसकी डेंसिटी होती है, जो हमारे इसकी डेंसिटी होती है, डेंसिटी होती है बहुत लो होती है। जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप के एल्कली मेटल है उनकी डेंसिटी लो होती है, ठीक है। लेकिन अगर ग्रुप में बात की जाए, ग्रुप में बात की जाए तो डेंसिटी लगातार बढ़ती रहती है। क्यों? ग्रुप में नीचे जितना जाएंगे उतना वेट बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, ठीक है। और अगर मास बढ़ता तो डेंसिटी बढ़ती है, आप सबको मालूम है। ग्रुप में जितना नीचे जाएंगे उतना मास बढ़ेगा, और मास बढ़ेगा तो डेंसिटी नहीं बढ़ेगी सर। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है सीजियम की, ठीक है, ठीक है। यहां से लिख लेते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हाँ रुबिडियम, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास डेंसिटी का ऑर्डर आ गया, ठीक। अब आप कहेंगे सर यहां पर सीजियम, सीजियम से पहले रुबिडियम, रुबिडियम से पहले पोटेशियम होना चाहिए। सर ये क्यों गलत हो गया? तो यहां पर सोडियम और पोटेशियम की बात की जाए तो इनकी डेंसिटी चेंज हो जाती है। सोडियम की डेंसिटी पोटेशियम से थोड़ी ज्यादा हो जाती है। इसकी वजह क्या होती है? सोडियम की डेंसिटी जो होती है वो पोटेशियम से ज्यादा हो जाती है। क्लियर नहीं क्लियर? तो हम लोग इसको याद कैसे करते हैं? नाक का सवाल ध्यान देना। आपसे ये पूछा जाएगा कि डेंसिटी किससे ज्यादा होती है, सोडियम की या पोटेशियम की? तो उसका जो ये जो इसका ऑर्डर है लिथियम, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम हो जाएगा। तो यहां पर नाक का सवाल आ जाता है। इसका मतलब जो होता है नाक का सवाल, ध्यान देना, नाक से याद रहेगा, पहले सोडियम आएगा फिर पोटेशियम आएगा, तो डेंसिटी सोडियम की ज्यादा होती है। इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें जो इसके जो ट्रेंड है वो सही नहीं है, ठीक नहीं है ना। ठीक का मतलब, ठीक का मतलब रेगुलर नहीं, इरेगुलर है। लिथियम, लिथियम, पोटेशियम, फिर सोडियम आ रहा है। क्लियर? कोई डाउट? तो ये हमारे पास डेंसिटी हो गई। डेंसिटी का बहुत ज्यादा लेना देना भी नहीं था, इतना ही एनसीईआरटी में दे रखा है, इतना ही आप लिख लीजिए। चलो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। इसी में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं बेटा। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। देखो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। सर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर इसमें बात की जाए तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। जो एल्कली मेटल होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। इसकी लो होने की वजह क्या होती है? इसकी लो होने की वजह होती है वीक मेटालिक बॉन्ड। क्या होता है बेटा? वीक मेटालिक बॉन्ड। सर मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? सर मेटालिक बॉन्ड क्या होता है बेटा? जिस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है, वैसा ही मेटालिक बॉन्ड होता है ना। जो आपके पास आयोनिक बॉन्ड होता है वो आयंस के बीच में बनता है, ठीक है। जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो एटम्स के बीच में बनता है। उसी तरीके से जो मेटालिक बॉन्ड होता है वो मेटल्स के बीच में बनता है। जैसे एक सोडियम ये, एक सोडियम ये, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए जो ताकत का इस्तेमाल, ताकत होती है वो कौन सी होती है? मेटालिक ताकत। और उसमें जो बॉन्ड बनता है उसे क्या बोलते हैं? मेटालिक बॉन्ड। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ ना भाई। एक अगर लोहे की रॉड ले लो यार, एक लोहे की रॉड ले लो,
उस लोहे की रॉड में क्या कोई कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है? नहीं। वो आयरन के मॉलिक्यूल आयरन से जुड़े हुए होते हैं। वो किस बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं? आयरन आयरन आपस में किस बॉन्ड से जुड़ते हैं? मेटालिक बॉन्ड से। क्यों? क्योंकि दोनों ही मेटल हैं। अब क्या होता है, क्यों होता है, ये केमिकल बॉन्डिंग की बात करेंगे। अभी आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनका मेटालिक बॉन्ड जो होता है वीक होता है। भाई अगर मेटालिक बॉन्ड वीक होगा, भाई जाहिर सी बात है दोनों दो मेटल हैं, उनका मेटालिक बॉन्ड बहुत वीक है, उसको हल्का सा हीट करेंगे, बॉन्ड ब्रेक होगा और वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ध्यान देना, अगर आप लोगों को कहीं समझ में आ रही होगी बात, तो आप लोगों ने कभी कभी किचन में देखा होगा, अगर पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है, पानी लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में आता है, मतलब उसके मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं। जैसे एनर्जी देते हैं, वैसे ही अगर हम लोग मेटल को भी एनर्जी दे तो मेटल पिघल जाया करता है। क्यों? क्योंकि जब उसको हम एनर्जी देते हैं तो उसके जो है मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं। याद है, नहीं याद है? बात समझ में आ रही है? उसी तरीके से ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप के मेटल है। अगर इनको हम गर्म करें तो जल्दी ये हमारे पास वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है ना, लगने वाला जो बल है, मेटालिक बॉन्ड जो है वो बहुत वीक होता है। अब सवाल ये उठता है, सर मेटालिक बॉन्ड वीक क्यों होता है? तो बेटा मेटालिक बॉन्ड वीक इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास जो मेटालिक बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। चूंकि इन फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट जितने भी हैं उनके पास एक ही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इनका मेटालिक बॉन्ड जो होता है कमजोर होता है। जितने ज्यादा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा मेटालिक बॉन्ड इंक्रीज करेगा, उनके मेटालिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी, उतना ही जो है उसका ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। चूंकि इसके पास एक ही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है इसलिए मेटालिक बॉन्ड वीक होता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इसका लो हो जाया करता है। एनसीईआरटी लिखती है कि हमारे पास फर्स्ट ग्रुप का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। क्यों लो होता है सर? इसलिए लो होता है क्योंकि हमारे पास इसका मेटालिक बॉन्ड कैसा होता है बेटा? वीक होता है। मेटालिक बॉन्ड वीक क्यों होता है? क्योंकि एक ही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ जाए? अच्छा, अगर हम इसको ग्रुप में देखें, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, अगर हम बात ग्रुप की करें तो ग्रुप में क्या होता है सर? ग्रुप में जो होता है इसका, हमारे पास ग्रुप में जो होता है पैकिंग एफिशिएंसी कम होती है। पैकिंग एफिशिएंसी कम होती है, ग्रुप में जाने पर पैकिंग एफिशिएंसी कम होती है। इसकी वजह से सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है। ग्रुप में भी घटता रहता है ना भाई। ग्रुप में अगर घट रहा है, क्यों घट रहा है? ग्रुप में डिक्रीज कर रहा है, क्यों घट रहा है? पैकिंग एफिशिएंसी, मतलब अच्छे से पैक नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मतलब अच्छे से पैक नहीं है भाई। लिथियम अच्छे से पैक है, सोडियम उससे कम अच्छे से पैक है, पोटेशियम कम अच्छे से पैक है। जिसकी पैकिंग जितनी कमजोर होगी उसका निकल के भागना उतना आसान हो जाएगा, मतलब हल्की सी हीट देंगे टूट के अलग हो जाएगा। ठीक है, तो पैकिंग जो होती है सबसे बेहतर किसकी होती है? लिथियम की, उससे कम सोडियम की, उससे कम पोटेशियम की, उससे कम रुबिडियम की, उससे कम सीजियम की। अच्छा, ये बड़े भारी भारी शब्द आपको लग रहे होंगे ना। अगर आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा जाए एग्जाम में, इसमें बहुत ज्यादा पढ़ते नहीं है, एग्जाम में आपसे पूछा जाए, एग्जाम से हमें ये पूछा जाएगा कि बताइए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एल्कली मेटल के लो होते हैं, क्यों लो होते हैं? आप कह देना सर उसका मेटालिक बॉन्ड जो होता है वीक होता है इसलिए होते हैं। पूछा जाए मेटालिक बॉन्ड क्यों वीक होता है, कहेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एक होता है इसलिए वीक होते हैं। पूछा जाए आपको ग्रुप में जाने पर उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्यों घटता है, सीधा सीधा जवाब देना कि उसकी पैकिंग एफिशिएंसी डिक्रीज करती है इसलिए। बस काम खत्म, ज्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है? वरना कहीं मास्टर वास्टर बन जाओगे। ठीक है, यहां पर क्या बनने आए हो? फिजिशियन बनने आए हो या फिजिसिस्ट या केमिस्ट बनने आए हो? तो जवाब है फिजिशियन बनने आए हो ना। ठीक है, फिजिशियन बनना। अच्छा, होता क्या है, हम लोग चूंकि प्रोफेशनल टीचर हो गए ना, हम लोग कोई प्रोफेशनल टीचर हो गए, काफी साल से पढ़ा रहे हैं, कोई नया टीचर ऐसा वो गल दे। हम लोगों ने बीएससी जो एमएससी और नेट वाला पूरा जो है पूरा सिलेबस है वो इतना हम लोगों के दिमाग में भरा रहता है कि अगर हम चाहें तो इतनी यहीं पर इतना कुछ बता दें कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। तो हम लोग भी अपने आप को रोकते रहते हैं, नहीं इतना 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 बस, नहीं आगे नहीं जाना, एनसीईआरटी से आगे नहीं बढ़ना, नहीं। तब भी कहीं ना कहीं एक आध लाइन आगे निकल जाती है, लेकिन हम तो खैर अपने आप को बहुत बचा ले जाते हैं कि हम अपने एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाते। हाँ, अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया हुआ तो जरूर बता देते हैं। क्लियर? चलिए, पैकिंग एफिशिएंसी हो गई। अब लास्ट हमारे पास एक है, इसी फिजिकल प्रॉपर्टी में लास्ट एक पॉइंट रह गया है हमारे पास, वो होता है हमारे पास कलर इम्पार्ट। मतलब जो हमारे पास लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया और सीजियम हो गया। ठीक है, तो लिथियम जो होता है वो क्रिम्सन रेड कलर इम्पार्ट करता है, क्रिम्सन, समझे?
नहीं समझे? सोडियम कैसा होता है? येलो, ये लो। पोटेशियम कैसा होता है? वायलेट होता है। हालांकि सब वायलेट होते हैं, सब वायलेट होते हैं। और आरबी, ये भी वायलेट होता है, चूंकि आर लगा हुआ है इसलिए रेड वायलेट, रेड वायलेट, ठीक है, क्लियर। और सीजियम कैसा होता है? ये हमारे पास होता है ब्लू कलर का। आप सर पूछोगे कि सर ये कैसे, क्या इस कलर, ऐसे कलर के होते हैं? नहीं, ऐसे कलर के नहीं होते, दिखने में ऐसे कलर के नहीं होते, ठीक है। ये ऐसा कलर इंपार्ट करते हैं फ्लेम में, मतलब अगर इनको जलाया जाए कहीं पर भी तो ये लिथियम ऐसा जलेगा, सोडियम ऐसा जलेगा, पोटेशियम ऐसा जलेगा, रुबिडियम ऐसा जलेगा और सीजियम ऐसा जलेगा। मतलब अगर कहीं आपको लाल कलर की लपटें उठानी हो तो उसमें लिथियम डाल देना, लिथियम आपको ढूंढने मिल जाएगा। जितनी जो पुरानी बैटरी होती हैं वो लिथियम बैटरी होती हैं, नई बैटरी में जो आ रही है वो लिथियम आयन बैटरी ही आ रही है। तो लिथियम को आपको ढूंढने मिल जाएगा और मार्केट से खरीद लेना और उसको जलाना, थोड़ा दूर हट के जलाना, तो उसमें जो लपटें होंगी, जो कलर होगा वो रेड कलर का आएगा। अगर आपको नीली फ्लेम देनी है तो ब्लू फ्लेम देनी है तो सीजियम लेके आइए, अगर आपको रेड वायलेट देनी है तो रुबिडियम लेके जाइए, और अगर पोटेशियम लेनी है, सॉरी वायलेट देनी है तो आपको सिर्फ पोटेशियम लेके जाना पड़ेगा। तो ये होता सर कैसा है? देखो होता ये है कि मतलब एक रॉड हमारे पास है, रॉड में हम लोग करते क्या, रॉड में मान लिया हमने लिथियम को लपेट लिया, और लिथियम को लपेट लिया, जैसे मान लिया हमारे पास ये रॉड है, जैसे ये रॉड है एक, ठीक है, ये एक रॉड है, हम क्या हमने लिथियम को ऐसे ऐसे लपेट लिया इसमें और लिथियम इसके ऊपर भर गया। अब इस लिथियम को इस फ्लेम के ऊपर लेके जाएंगे, जैसे इस फ्लेम के ऊपर लेके जाएंगे तो इससे जो लौ निकलेगी, जो उसकी फ्लेम होगी वो क्रिम्सन रेड कलर की निकलेगी। ठीक, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर? अच्छा, ये होता कैसे है सर? अभी तक तो ये क्रिम्सन रेड नहीं था, जैसे ही हम फ्लेम के ऊपर लेके गए ये क्रिम्सन रेड क्यों हो गया? ध्यान देना, अभी तक जैसे यहां पे रखा है तो क्रिम्सन रेड नहीं है, जैसे ही फ्लेम के ऊपर ले गए तो ये क्रिम्सन रेड क्यों हो गया सर? उसकी वजह ये होती है सर, इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है, देखो इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है किसका? लिथियम का। लिथियम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट ऑर्बिट के, वो क्या करते हैं? एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और एक्साइट होते हैं, एक्साइट होकर हाई एनर्जी लेवल पर जाते हैं, और एक्साइट होने के बाद थोड़ी देर के बाद ये डी एक्साइट हो जाते हैं और फिर लोअर एनर्जी में जाते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहीं ना कहीं से एनर्जी, देखो डिटेल नहीं जा रहे हैं, आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझा रहे हैं ना। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, और उसको एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद आसमान में पहुंच जाते हैं, मतलब हायर लेवल पहुंच जाते हैं, और आसमान के पे जाने के थोड़ी देर बाद, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ 10⁻⁸ सेकंड ही लगते हैं, इतनी देर में इनको अपनी औकात समझ में आ जाती है कि नहीं, जहां से आए थे वहीं चलेंगे। तो जो एनर्जी जो उन्होंने एब्जॉर्ब की होती है वो वापस दे देते हैं, ठीक है, और वापस दे के यहां पे जाते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जो हमारे पास लिथियम के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रेड कलर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और रेड ही कलर की एनर्जी को इमिट करते हैं, तो हमको कलर जो है वो रेड कलर का दिखाई देता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो लिथियम अगर नॉर्मली पड़ा हुआ है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिथियम को जैसे हम फ्लेम के ऊपर लेके आएंगे तो फ्लेम की एनर्जी को उसके इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेंगे और हायर एनर्जी में जाएंगे, और फिर थोड़ी देर बाद लोअर एनर्जी में आएंगे, उसी से अपना रेड कलर का जो रेड कलर वो शो करेंगे, तो फ्लेम कैसे हो जाती है? रेड कलर की हो जाती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो पूछा जाए कोई भी एलिमेंट कलर क्यों इंपोर्ट करते हैं? क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन पहले एक्साइट होते हैं फिर डी एक्साइट होते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? इसी की वजह से उसमें जो है कलर इंपोर्ट होता है। एक्साइट क्यों होते हैं? एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। डी एक्साइट कैसे होते हैं? एनर्जी को रिलीज करके। जो एनर्जी रिलीज होती है वही कलर के फॉर्म में दिखाई देती है। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अच्छा सर, कि हमारे पास सेकंड ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट भी हम यही बता दें, उनके भी कलर बता दें, काहे अलग जाएंगे ना। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं उनकी बात करें, अगर हम बेरिलियम और मैग्नीशियम की बात करें, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम की बात करें, ठीक है, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम की बात करें तो एनसीईआरटी ये लिख रही है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो टू हाई, बहुत ज्यादा बॉन्डेड होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, ठीक है, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। जो एनसीईआरटी लिख रही है, एनसीईआरटी क्या लिख रही है? एनसीईआरटी की बेटा जो लैंग्वेज है वो ये एनसीईआरटी ये लिख रही है, ये कोई भी कलर शो नहीं करते। क्यों? क्योंकि टू स्ट्रांगली बॉन्डेड, TOO, टू
टू स्ट्रांगली बॉन्डेड, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। मतलब पूरी मोटी मोटी बात समझो कि इसके इलेक्ट्रॉन इतनी ज्यादा, इतने स्ट्रांगली बॉन्ड होते हैं कि बाहर निकल ही नहीं पाते। एनर्जी हम देते रहेंगे लेकिन ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके बाहर जाएंगे नहीं। जब ये बाहर जाएंगे नहीं मतलब ऊपर जाएंगे नहीं तो नीचे आएंगे नहीं। जब नीचे आएंगे नहीं तो एनर्जी इमिट नहीं करेंगे। जब एनर्जी इमिट ही नहीं करेंगे तो कलर किसका देखेंगे हम लोग? किसी का नहीं। तो हमारे पास बेरिलियम और मैग्नीशियम जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास होते हैं बॉन्डेड टू स्ट्रांगली। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी लिखती है बॉन्डेड टू स्ट्रांगली टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। क्लियर नहीं क्लियर? लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे, आपने जो सवाल पूछा गया है वो आयरेशन एनर्जी, इसे ही तो आयरेशन एनर्जी कहते हैं। मतलब इसकी आयरेशन एनर्जी बहुत हाई होती है जिसकी वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाते हैं। इसकी वजह से इसमें कोई भी कलर नहीं होता है। अब बेरिलियम मैग्नीशियम का तो कलर कोई भी नहीं होता है। अब उसके बाद हमारे पास क्या होता है? कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया और रेडियम हो गया। ठीक है, कैल्शियम हो गया, फिर उसके बाद स्ट्रोंशियम और जो रेडियम होता है उसका कलर एक ही जैसा होता है और बेरियम का जो होता है वो अलग होता है। जो हमारे पास कैल्शियम होता है उसका जो हमारे पास कलर होता है वो ब्रिक रेड होता है। कैसा होता है बेटा? ब्रिक रेड, ईंटे की तरह लाल होता है, ब्रिक रेड होता है। क्लियर नहीं क्लियर? ब्रिक रेड होता है। जो हमारे पास स्ट्रोंशियम और बेरियम होता है ये बिल्कुल वही वाला कलर होता है, क्रिम्सन रेड वाला, क्रिम्सन रेड होता है, क्रिम्सन रेड होता है। और जो हमारे पास बेरियम होता है ये हमारे पास बाघ से याद रखेंगे ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है? ग्रीन। जैसे बाघ नहीं, बागान जो है ग्रीन कलर के होते हैं, वैसे ये ग्रीन का होता है। और कौन सा ग्रीन होता है? एप्पल ग्रीन। ठीक है, हम लोग तो भैया सेब लाल मिलते हैं, इनके क्या ग्रीन मिलते हैं, तो हम क्या करें? एप्पल ग्रीन। तो ये कुछ कलर हो गए। हालांकि इसकी हम न्यूमोनिक और ट्रिक बता सकते हैं लेकिन नहीं बताएंगे। फायदा क्या यार? जितनी लंबी हम ट्रिक बताएंगे उतने में तो ये कलर याद हो जाएंगे तुमको यार। लिथियम क्रिम्सन रेड, सोडियम येलो हो गया, पोटेशियम वायलेट हो गया। तीनों वायलेट होते हैं एक्चुअल में, लेकिन ये थोड़ा सा ब्लू हो जाता है तो इसे एनसीईआरटी ब्लू लिखती है। ये हमारे पास कहते हैं रेड वायलेट होता है, रेड वायलेट हो गया और वायलेट, और ये हमारे पास वायलेट हो गया। हालांकि एनसीईआरटी इनका कलर नहीं लिख रही है, ध्यान देना, एनसीईआरटी इनका कलर नहीं लिख रही है, लेकिन इसका रीजन जरूर लिख रही है ये कलरलेस क्यों होते हैं। क्लियर? बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है। अच्छा, इसका सर फायदा क्या होता है हमको? इसका फायदा क्या होता है? जो ये कलरेशन हो रहा है, क्या इसका कहीं फायदा भी मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है सर। जो ये कलर शो कर रहे हैं इसका फायदा मिल सकता है। यस, क्यों नहीं मिलेगा फायदा यार? बिल्कुल फायदा मिलेगा। जो एल्कली मेटल होते हैं उसको डिटेक्ट किया जाता है फ्लेम टेस्ट से। जो फ्लेम टेस्ट होता है, जो एल्कली मेटल होते हैं, एल्कली मेटल, ठीक है, इसे जो डिटेक्ट किया जाता है वो फ्लेम टेस्ट से किया जाता है। फ्लेम टेस्ट। देखो राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है तो हम लोग बोलते चल रहे हैं, आप लोग पढ़ते चलेंगे। हमारी राइटिंग वैसी है जैसे नहीं बोलते खुद लिखे खुदा पढ़े, वही वाली राइटिंग है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? एल्कली मेटल। एल्कली मेटल को फ्लेम टेस्ट से डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास तुम लेके आ जाओ, सर ये सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, क्या है? हम कह लाओ ले आए इधर। हमने वही एक जो है ट्यूब निकाली, रॉड, और उसमें उसको लपेटा और फ्लेम के आगे लेके गए, देखा। अगर वो क्रिम्सन रेड हुआ तो हम कहेंगे ये लिथियम है, अगर वो येलो हो गया तो हम कहेंगे ये पोटेशियम है। क्लियर? अगर वो हमारे पास वायलेट हो गया तो हम कहेंगे अगर येलो हो गया तो कहेंगे सोडियम है, अगर वो वायलेट हो गया तो हम कहेंगे पोटेशियम है, अगर वो रेडिश वायलेट हो गया तो हम कहेंगे रुबिडियम है, अगर ब्लू कलर का आ गया तो हम कहेंगे ये सीजियम है। बात समझ में आ रही है? तो अगर हमको डिटेक्ट करना हो तो डिटेक्शन हो जाएगा ना इससे। बात समझ में आई? अच्छा, डिटेक्शन हो जाता है और इसमें इन्हीं की वजह से डिटर्मिनेशन भी हो जाता है। दो अलग अलग टर्म है। डिटर्मिनेटेड बाय लिखे हैं, ठीक है। अच्छा, ये फ्लेम टेस्ट होता है, ये हमारे पास क्या होता है? फ्लेम टेस्ट होता है। और जो डिटर्मिनेट किया जाता है वो फ्लेम फोटोमेट्री, ध्यान देना, फोटोमेट्री, या इसको एक और नाम दिया जाता है और इसको फ्लेम फोटोमेट्री का एक और नाम दिया जाता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन
एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर नहीं क्लियर? इसको एक और नाम दिया जाता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, क्या होता है सर? देखो जो डिटेक्ट क्या आता है वह ढूंढना। डिटेक्ट का मतलब ढूंढना। ढूंढना किसे करते हैं हम लोग? फ्लेम टेस्ट से। लेकिन डिटर्मिनेट का मतलब क्या होता है? डिटरमाइन करना, निर्धारित करना। क्लियर नहीं क्लियर? निर्धारित करना, पता लगाना। इसकी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मतलब कितना है, बात समझ में आ रही है? कितना है और क्या है, यह होता है डिटर्मिनेशन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर नहीं क्लियर? तो डिटर्मिनेशन अगर करना है तो फ्लेम फोटोमेट्री। अब ये मत पूछना यार फ्लेम फोटोमेट्री क्या होता है, यार एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। बेटा इसमें एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको लगाया जाता है, उसका कैथोड बनाया जाता है, एनोड बनाया जाता है, वो सब लंबा प्रोसेस है। वो आपके कोर्स में नहीं, वो हम लोग के एमएससी में था। ठीक है, तो आप लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो एमएससी में है। क्लियर? आप लोगों कोर्स में नहीं। आप लोगों से बस ये पूछा जाए कि जो हमारे पास कलरेशन है, जो ये कलर इंपार्ट कर रहे हैं, जो हमारे पास एलिमेंट कलर इंपार्ट कर रहे हैं, क्या इसका फायदा कहीं मिल सकता है? हम कहेंगे यस मिल सकता है। कैसे फायदा मिल सकता है? कि अगर इसको डिटेक्ट करना हो तो उसको फ्लेम टेस्ट से हम लोग कर सकते हैं, और अगर इसको डिटरमाइन करना हो तो किससे करते हैं? फ्लेम फोटोमेट्री या एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी से करते हैं। इतना याद कर लिएगा, आपकी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। आपको एनसीईआरटी में बहुत मजा आया होगा। आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा बेटा। और अगर इसको पढ़ने के बाद अब आप लोग जो है एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आई होप आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन समझ में आएगी, आपको बहुत मज़ा आया होगा। तो अगर इसमें बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ इस लेक्चर को हमारे जो है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाएँ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। इस पैंडेमिक में हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ सबके तक पहुँचे। क्लियर नहीं क्लियर? और कमेंट ज़रूर करें, जैसा भी लेक्चर लगा हो आपका कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कैसा लगा हुआ है, और इसका लेक्चर कब तक आना चाहिए, और कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ाने चाहिए आप लोग बताते चलें। वैसे हमारा लाइव जो है 6:30 बजे से पर डे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चल रहा है, आप लोग उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं लाइव। ठीक है, ये वाले लेक्चर आपके अपलोड होते रहेंगे। ठीक, अगर आप लोग हौसला बढ़ाएंगे तो और भी बहुत सारे टॉपिक हम लोग इसमें कवर करेंगे। एनसीईआरटी को बिल्कुल अच्छे तरीके से, पहले इनऑर्गेनिक फिर ऑर्गेनिक की भी एनसीईआरटी अच्छे तरीके से हम लोग कवर करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए बेटा, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।